नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, हम लोग बीपीओ का पंचायती राज व्यवस्था का जो है आज चौथा चैप्टर करेंगे, जो कि है पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय। दोस्तों, 3 चैप्टर इसका हो चुका है और उसके बाद बीच में गैप हो गया क्योंकि तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से कुछ दिन वीडियो नहीं आ पाई। लेकिन आज से अब रेगुलर वीडियो आएगी। तो ये जो है चैप्टर जो है तो 5 नंबर का ही, लेकिन इस चैप्टर में काफ़ी योजनाएं दी गई हैं इस बुक में। तो इस लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो योजनाओं वाला पार्ट है 20 नंबर का, उसमें भी ये काम देगा। तो पूरा चैप्टर देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। पहले हम लोग इसका थियरी करेंगे, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय। पहला पंचायत सिटीजन चार्टर। तो पंचायत सिटीजन चार्टर क्या है? उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग ग्रामीण विकास से जुड़ा एक प्रमुख विभाग है। इस विभाग का मुख्य उद्देश्य जो है भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, ताकि पंचायतें पूर्ण जन सहभागिता तथा पारदर्शिता के साथ ग्रामीण प्रशासन एवं ग्रामीण विकास की परिकल्पना को साकार कर सकें। ये हो गया। पंचायत नागरिक चार्टर को जन सामान्य की सुविधा एवं जानकारी के दृष्टिकोण से 7 विषयों में बांटा गया है। तो 7 विषयों में बांटा गया है। आप अपनी सुविधा के अनुसार जो है वीडियो को जो है तेज कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। देख सकते हैं 7 पार्ट क्या है। पहला है ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, पंचायतों का दायित्व, कार्य में पारदर्शिता, ग्रामीण प्रशासन एवं विकास। चौथा है पंचायतों के प्रति जनता का दायित्व। 5वां विकेंद्रीकरण कार्यक्रम। 6ठा ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण। 7वां पंचायत हेल्प लाइन की व्यवस्था। ये 7 हो गए। ये देख सकते हैं ग्राम पंचायतों की वित्तीय सहायता। पहला दिए गए है 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान 2021 से 26 तक। तो 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर धनराशि का आवंटन 70:15:15 के अनुपात में ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों को किया जा रहा है। इस धनराशि को पंचायती राज संस्थाएं प्राथमिकता के आधार पर पेयजल योजनाओं, ध्यान दीजिएगा, पेयजल योजनाओं एवं स्वच्छता सुविधाओं के संचालन एवं रखरखाव पर व्यय करेंगी। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 5 वर्षों 2021-22 से लेकर 2025-26 तक ग्रामीण स्थानीय निकाय पंचायतों को साफ पानी और स्वच्छता के लिए 1,42,084 करोड़ रुपए का सशर्त अनुदान स्वीकृत हुआ है। तो 1,42,084 करोड़ का जो है सशर्त अनुदान स्वीकृत हुआ है। तो ग्राम सभा की खुली बैठक में अगला है राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय सहायता 1997-98 से चल रहा है। द्वितीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप धनराशि का आवंटन 70:10:20 के अनुपात में क्रमशः ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत को किया जा रहा है। सार्वजनिक लैंप पोस्टों के रखरखाव, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्मित मार्ग, खड़ंजा, नाली के रखरखाव, जल निकासी, स्वच्छता कार्यक्रम, प्राथमिक एवं अपर प्राथमिक पाठशाला, पंचायत भवन, एएनएम सेंटर तथा अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों का रखरखाव ग्राम सभा की खुली बैठक में ये सब किया जाएगा। पंचायत भवनों का निर्माण देख लेते हैं। 6ठी पंचवर्षीय योजना से ग्राम पंचायतों के कार्यालयों, उनके बैठकों के आयोजन हेतु सभा कक्ष तथा ग्राम पंचायत के सचिव के लिए आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पंचायत भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। पंचायत भवन की निर्माण लागत 2.5 लाख रुपये निर्धारित है। तो पंचायत भवन का निर्माण लागत जो है 2.5 लाख रुपये है। ये 6ठी पंचवर्षीय योजना से शुरू किया गया है। अगला है ग्रामीण किसान बाजारों एवं पशुहाटों का निर्माण 2004 से 6 तक। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना के अंतर्गत गांव में ग्रामीण किसान बाजारों एवं पशुहाटों का निर्माण कराया जाता है। अगला है ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिगत नाली निर्माण। तो भूमिगत नाली का निर्माण 2006-7। गाँव में घरों से निकलने वाले बेकार पानी की उचित निकासी तथा वातावरणीय स्वच्छता के उद्देश्य से भूमिगत नाली निर्माण की योजना प्रारंभ की जा रही है। ये हो गया।
ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम देख लेते हैं। पहला जो है केंद्र वित्त घोषित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। तो केंद्र वित्त पोषित या घोषित नहीं, पोषित होगा यहाँ पे, केंद्र वित्त पोषित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। तो इसमें संपूर्ण स्वच्छता अभियान वर्ष 2000 से 2001 से प्रदेश के 12 जनपदों में प्रारंभ किया गया। बाद में चरणबद्ध रूप से प्रदेश के समस्त जनपदों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। डिटेल देखते हैं। ग्रामीण स्वच्छता के अंतर्गत 100% आच्छादन, जनजाति और आरोग्य शिक्षा के द्वारा स्वच्छता संबंधी आवश्यकताओं की मांग, ग्रामीण स्कूलों में छात्रों व छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालयों एवं मूत्रालय की सुविधा, कम लागत की शौचालय तकनीक का प्रोत्साहन, अस्वच्छ वातावरण एवं दूषित जल से फैलने वाली बीमारियों में कमी लाना। ये हो गया। दूसरा व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण है। तो संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत गांव में व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया जाता है। बीपीएल तथा 10% एपीएल परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण हेतु जो है 1500 अनुदान दिए जाने की व्यवस्था है। विशेष प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्लिंथ स्तर तक 1000 का मॉडल अनुमान्य है। अगला है स्कूल शौचालयों का निर्माण एवं आंगनबाड़ी स्वच्छता। बच्चों में नए विचारों के प्रति अति संवेदनशीलता होने के कारण उन्हें स्वच्छता अपनाने के लिए प्रेरित करने एवं शिक्षित करने हेतु स्कूल शौचालयों का निर्माण कराया जाता है। छात्रों एवं छात्रों के लिए अलग अलग इकाइयों का निर्माण किया जाता है। एक स्कूल शौचालय इकाई की लागत रुपये 20,000 तक निर्धारित है, जिसमें रुपये 2,000 पंचायत का अंश है। तो 20,000 टोटल निर्धारित है स्कूल के शौचालय बनाने में, जिसमें 2,000 जो है पंचायत का अंश है। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर बाल मैत्रिक शौचालय इकाई की लागत जो है 5,000 रुपये निर्धारित है, जिसमें से 500 जो है पंचायत अंश है। अगला है सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स का निर्माण। ग्रामीण महिलाओं की सुरक्षा एवं उनकी सुविधा की दृष्टि से रखते हुए ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत गाँव में सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाता है। तो गाँव में जो है सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाता है। एक सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स की लागत अधिकतम 2 लाख रुपए निर्धारित है, जिसमें 20% पंचायत का अंश होता है। सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स में शौच के साथ साथ नहाने एवं कपड़ा धोने तक तथा जलापूर्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। जिन गाँवों में परिवारों के पास व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण हेतु स्थान उपलब्ध न हो, हाट बाजारों तथा मेला स्थलों पर सामुदायिक शौचालय के निर्माण का प्राविधान है। ये हो गया। अगला है ग्रामीण स्वच्छता सेवा केंद्र। एक विक्रय केंद्र जहां ग्रामीण स्वच्छता की प्रोन्नति एवं स्वच्छ पेयजल को उपलब्ध कराने की वस्तुएं निर्धारित मानकों, उचित गुणवत्ता एवं उचित दामों पर उपलब्ध हैं। ग्रामीण स्वच्छता का प्रचार प्रसार, सीमेंट, मोज़ेक, सिरेमिक के शौचालय सेट उपलब्ध, शौच कक्ष के दरवाजे उपलब्ध, खाद्य पदार्थ रखने वाली जालीदार अलमारी, जूते चप्पल की बिक्री, पेयजल शुद्ध करने हेतु क्लोरीन की गोली, ब्लीचिंग पाउडर आदि की बिक्री, स्वच्छता से संबंधित समस्त सामानों यथा फिनाइल, नाखून कटर, ढक्कनदार बाल्टी, डंडी व लोहा आदि की बिक्री। ये हो गया। अगले पे आते हैं ग्राम पंचायतों का दायित्व, कार्य में पारदर्शिता, ग्रामीण प्रशासन एवं विकास। देखेंगे हम लोग। तो ग्राम पंचायतों का दायित्व, कार्य में पारदर्शिता, ग्रामीण प्रशासन एवं विकास। पहला समय से ग्राम सभा की बैठकें हों तो ग्रामीण जनता को पंचायत के कार्यों की जानकारी मिले तथा धन के व्यय कार्यों एवं लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता, खरीफ एवं रबी की बैठकें हों। दूसरा, ग्राम पंचायत की मासिक बैठक हो तो निर्वाचित सदस्यों को पूरी जानकारी मिले ताकि लेखा जोखा नियंत्रित हो सके। समितियों की मासिक बैठक हो, पंचायत अपने सहयोग के लिए निर्धारित कार्यों का कार्यान्वयन विकेंद्रीकृत रूप में 6 समितियों के सहयोग से पूर्ण करे। ग्राम पंचायत की आय में वृद्धि, स्वशासन की इकाई की परिकल्पना को साकार करने हेतु अधिनियम में निर्धारित कर फीस वसूली करें। कार्यों में पारदर्शिता तो ग्राम पंचायत को प्राप्त धनराशि से कराए गए कार्यों का विवरण सार्वजनिक भवन पर वॉल पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया जाए। मास्टर रोल एवं लाभार्थी सूची आदि का प्रकाशन कार्यालय के सूचना पट पर भी किया जाए। अगला है ग्रामीण स्वच्छता। तो ग्राम को खुले में शौच मुक्त बनाना तथा वातावरणीय स्वच्छता बनाए रखना। ये हो गया। फिर सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का नियंत्रण। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में अनियमितता की जानकारी होने पर ग्राम पंचायत उप जिलाधिकारी को प्रस्ताव दे ताकि दुकान निलंबित की जा सके। ये बातें हो गई। अगला है अस्थायी स्तर पर योजना बनाकर स्वीकृत करें।
तो अस्थायी स्तर पर योजना बनाकर स्वीकृत करें। जन सहभागिता सुनिश्चित करते हुए ग्राम पंचायत जनहित की योजना बनाए तथा 50,000 रुपये तक की लागत की योजना स्वीकृत कर पूर्ण करें। अगला है 3 माह में एक बार ग्राम पंचायत एवं भूमि प्रबंधक समिति के अभिलेखों का निरीक्षण। न्यूनतम 3 माह में एक बार अनिवार्यतः ग्राम पंचायत एवं भूमि प्रबंधक समिति के अभिलेखों का औपचारिक रूप से प्रधान निरीक्षण करे ताकि प्रधान जनमानस को ग्राम समाज की संपत्ति की जानकारी दे सके। अगला पॉइंट है पंचायतों के प्रति जनता का दायित्व। बैठकों में सहयोग करें। ठीक है, जनता का दायित्व बताया गया है। तो बैठकों में सहयोग करें। ग्राम सभा की बैठक में विभिन्न कार्यों एवं योजनाओं का पर सकारात्मक रूप से चर्चा करें तथा प्राप्त धनराशि से कराए गए कार्यों की अवश्य जानकारी प्राप्त करें। दूसरा, विभिन्न योजनाओं में पात्र व्यक्तियों का ही चयन करें। तो जो पात्र व्यक्ति हो उसी का चयन किया जाए। अगला है ग्रामीण स्वच्छता पर ध्यान दें। तो सभी परिवार शौचालय अवश्य बनवाएं तथा प्रयोग करें। दूसरा है महिलाओं के सम्मान एवं वृद्धों की सुविधा के लिए शौचालय बनवाएं। तीसरा, गांव की गलियों व नालियों को साफ रखें तथा कूड़ा इकट्ठा न होने दें। अगला, घर के अंदर व बाहर सफाई रखें। अगला है शरीर की सफाई रखें। ये जनता का दायित्व है। अगला है ग्राम पंचायत की संपत्ति की सुरक्षा करें। तो वृक्षों की अवैध कटान रोकें। ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा न करें। सामुदायिक भवनों पर का रखरखाव ठीक से हो। अधिकाधिक उपयोगी वृक्ष लगाएं। ये जो है जनता का दायित्व है। जनता को ये सारे दायित्व का पालन करना चाहिए। अगला है जन सहभागिता बढ़ाएं। तो विकास कार्यों एवं निर्माण कार्यों में समुदाय की पूरी भागीदारी हो। श्रमदान की प्रवृत्ति बढ़ाएं। समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करें। ये हो गया जनता का दायित्व। अगला है विकेंद्रीकरण कार्यक्रम। विकेंद्रीकरण कार्यक्रम, प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक कर्मी। तो स्थानीय स्तर पर प्रतिदिन ग्राम पंचायत कार्यालय में जनता को सुविधा प्रदान करना। दूसरा, कार्यों में अनियमितता पाए जाने पर सीधी जवाबदेही। कार्यों का हस्तांतरण विभिन्न विभागों जैसे हैंडपंप, कृषि, ग्राम विकास, पंचायती राज, पशुपालन, युवा कल्याण, पेंशन व छात्रवृत्ति के ग्राम स्तरीय कार्य ग्राम पंचायतों को दिए जाने से इन कार्यों में जन सहभागिता सुनिश्चित होगी। परिसंपत्तियों का हस्तांतरण, स्थानीय स्तर पर परिसंपत्तियों जैसे सार्वजनिक भवनों, पाठशालाओं, हैंडपंप आदि का व्यवस्थित रखरखाव होगा। अगला है ग्राम पंचायतों को धनराशि का हस्तांतरण। जिन विभागों के कार्य ग्राम पंचायतों को दिए गए हैं उनकी धनराशि ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किए जाने से स्थानीय स्तर पर जन सहभागिता से उच्च कोटि के कार्य होंगे। अगला है समितियों का गठन। समितियों का गठन और अभिलेखों में पारदर्शिता, दोनों एक साथ देख लेंगे। तो विकेंद्रीकरण के दृष्टिकोण से केवल प्रधान व सचिव अकेले कार्य न कराकर समितियों से सहयोग लें ताकि कार्य में पारदर्शिता हो। प्रति 5 पृष्ठ तक के लिए ₹5 तथा अतिरिक्त 1 पृष्ठ के लिए ₹1 ग्राम पंचायत अभिलेखों की नकल हेतु फीस निर्धारित की गई है। तो प्रति 5 पृष्ठ तक के लिए ₹5 तथा अतिरिक्त 1 पृष्ठ के लिए ₹1 ग्राम पंचायत अभिलेखों की नकल हेतु फीस जो है निर्धारित की गई है। फीस जमा कर प्रार्थना पत्र देने पर 3 दिन के अंदर नकल दिए जाने का प्राविधान किया गया है। अगला है प्रशासनिक समन्वय समितियों का गठन। तो जिला स्तर पर जिलाधिकारी तथा मंडल स्तर पर आयुक्त की अध्यक्षता में प्रशासनिक समन्वय समितियां गठित की गई हैं। तो प्रशासनिक समन्वय समितियां गठित की गई हैं जो पंचायती राज एवं विकेंद्रीकरण से जुड़े कार्यों की गहन समीक्षा करेंगी। ये हो गया। अगला है ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण। ये देखेंगे हम लोग। ग्राम पंचायत स्तर पर धन का दुरुपयोग रोकने के लिए प्रधानों, उप प्रधानों व सदस्यों के विरुद्ध जांच का कानून बना है। शिकायत शपथ पत्र के साथ जिला मजिस्ट्रेट को दी जाएगी जिसके साथ साक्ष्य भी दिए जा सकते हैं। अगला पॉइंट है शिकायत की जांच केवल जिला स्तरीय अधिकारी जिसे जिला मजिस्ट्रेट आदेश देंगे द्वारा की जाएगी। तो जो शिकायत की जांच होगी केवल जिला स्तरीय अधिकारी करेगा जिसको जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम आदेश दें। ग्राम पंचायतें अभिलेखों को पूर्ण करने हेतु चार्टर्ड अकाउंटेंट अनुबंधित करेंगी। ग्राम पंचायतों का ऑडिट महालेखाकार द्वारा किया जाएगा। ग्राम पंचायतों का जो ऑडिट होगा वो महालेखाकार द्वारा किया जाएगा। प्रधान के विरुद्ध यदि गंभीर आरोप हो तो ग्राम सभा स्वयं अविश्वास प्रस्ताव द्वारा उनसे हटा सकती है। अगला है पंचायत हेल्पलाइन की व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम या संबंधित नियमों कार्यक्रमों की जानकारी के लिए पंचायत हेल्पलाइन व्यवस्था लागू की गई है। प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक के विभागीय अधिकारी प्रत्येक सोमवार को प्रातः 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक कार्यालय के दूरभाष पर उपलब्ध रहेंगे। जिला स्तर पर प्रत्येक जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय के दूरभाष पर पंचायत पदाधिकारी जिला पंचायत राज अधिकारी से अपनी बात कह सकते हैं।
फिर से पॉइंट देखेंगे, जिला स्तर पर प्रत्येक जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय के दूरभाष पर पंचायत पदाधिकारी जिला पंचायत राज अधिकारी से अपनी बात कह सकते हैं। प्रदेश के मंडल कार्यालयों का दूरभाष नंबर निम्न प्रकार है, जिस पर हेल्पलाइन व्यवस्था के अंतर्गत बात की जा सकती है और समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। इसका कार्यालय कहाँ है ये दिया गया है। प्रदेश स्तर पर जो है निदेशक पंचायती राज ऑफिस कहाँ है, छठा तल जवाहर भवन लखनऊ। अपर निदेशक पंचायती राज का कहाँ है, छठा तल जवाहर भवन लखनऊ। संयुक्त निदेशक पंचायत छठा तल जवाहर भवन लखनऊ। उपनिवेशक पंचायत छठा तल जवाहर भवन लखनऊ। इन सभी का कार्यालय जो है छठा तल जवाहर भवन लखनऊ में है। अगला मंडलीय कार्यालय देखते हैं, तो मंडलीय उपनिदेशक पंचायत लखनऊ मंडल जो है, और मंडलीय उपनिदेशक पंचायत फैजाबाद तथा देवीपाटन मंडल। चौथा तल जवाहर भवन लखनऊ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के निकट, तो जवाहर भवन में ही है ये सारी चीज़ें। अगला है मंडलीय उपनिदेशक पंचायत कानपुर मंडल का जो है 24 त्रिवेणी नगर मीरपुर कैंट कानपुर नगर में है। और मंडलीय उपनिदेशक पंचायत झांसी मंडल का जो है जिला पंचायत राज अधिकारी झांसी। मंडलीय उपनिदेशक पंचायत प्रयागराज तथा चित्रकूट मंडल का जो है 6/3 सी बेली रोड प्रयागराज, पिन कोड नंबर इतना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, तो हल्का सा ये आप ध्यान रखिएगा, पूछा भी जा सकता है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट होगा पंचायत नागरिक चार्टर के लाभ। सिटीजन चार्टर किसी देश की आम जनता के लिए मददगार साबित होता है। नागरिक चार्टर के कार्यान्वयन के कुछ लाभ इस प्रकार हैं। पहला, बेहतर सेवा वितरण। दूसरा, जनता के प्रति अधिकारियों की जवाबदेही। तीसरा, सेवाओं के साथ विशाल जनसंतुष्टि। चौथा, बढ़ी हुई पारदर्शिता जो आगे चलकर शासन में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देती है। पाँचवां, लोक सेवकों और सार्वजनिक कार्यालयों की बेहतर जवाबदेही। छठा, यह नागरिकों के कर्तव्यों पर प्रकाश डालता है। सातवां, यह भी निर्दिष्ट करता है कि शिकायत के मामले में किससे संपर्क करना है। अगला पॉइंट है नागरिक चार्टर बिल 2011। तो पंचायत नागरिक चार्टर में कानूनी समर्थन की कमी थी, इसलिए एक कानूनी ताकत लाने के लिए 2011 में सिटीजन चार्टर बिल लाया गया। 2011 में सिटीजन चार्टर बिल लाया गया, हालांकि बिल पारित नहीं किया जा सका। तो 2011 में सिटीजन चार्टर बिल लाया गया था, लेकिन पारित नहीं किया जा सका था। विधेयक, जिसे शिकायत निवारण विधेयक भी कहा जाता है, का उद्देश्य नागरिकों के चार्टर को व्यवहार में लागू करने के लिए एक कानूनी तंत्र प्रदान करना है। विधेयक की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। इसका उद्देश्य लोगों तक वस्तु और सेवाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करना है। प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को अधिनियम के प्रारंभ होने के 6 महीने के भीतर नागरिक चार्टर प्रकाशित करना अनिवार्य था। नागरिक चार्टर को प्रत्येक कार्यालय में डिलीवरी के लिए समय समय पर प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के विस्तार के लिए रखा जाएगा। कोई नागरिक इससे संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है। तो कोई नागरिक इससे संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है। बोले नागरिक चार्टर एक सार्वजनिक प्राधिकरण का कामकाज, कानून, नीति या योजना का उल्लंघन 30 कार्य दिवसों के भीतर शिकायत का निवारण जो है किया जाना था। यूपी की सभी ग्राम पंचायतों में लागू होगा सिटीजन चार्टर। तो यूपी मॉडल सिटीजन चार्टर फॉर पंचायत उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग सहित सभी जिलों को आदेश दिया गया है कि वह हर ग्राम पंचायत में सिटीजन चार्टर को लागू कराएं। विभाग ने इसके लिए मॉडल सिटीजन चार्टर भी तैयार कराया है, जिसमें कई जन सुविधाओं का उल्लेख है। चार्टर फॉर पंचायत, गाँवों का विकास कराने के साथ ही ग्राम पंचायतें जन सुविधाओं के प्रति भी जवाबदेह होंगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सभी 58,194 ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर लागू करने जा रही है। इससे संबंधित सुविधा का समयबद्ध निस्तारण हो सकेगा। शासन ने मॉडल सिटीजन चार्टर जारी कर दिया है। ग्राम पंचायतों को इसमें कुछ सुविधाओं का चयन करके 15 अगस्त तक लागू करना होगा। अगला है इस तरह की सुविधाएं होंगी लागू। तो सेवा का नाम, जमा करने वाले दस्तावेज, सेवा का शुल्क, समय सीमा, किससे संपर्क करें, संबंधित अफसर, एक जन्म प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र आईडी 5 रुपये, अधिकतम 1 माह, ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान, सहायक विकास अधिकारी पंचायत या डीपीआरओ। दूसरा, मृत्यु प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र आईडी, मृत्यु के साक्ष्य 5 रुपये, अधिकतम 1 माह, ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान, सहायक विकास अधिकारी पंचायत या डीपीआरओ। तो ये सारी चीज़ें हैं। सेवा का नाम क्या है, जमा करने वाले दस्तावेज क्या हैं, सेवा का शुल्क क्या है, समय सीमा क्या है, किससे संपर्क करना है, संबंधित अफसर क्या है।
तो पहला दिया गया है सेवा का नाम जो है जन्म प्रमाण पत्र। तो कहाँ जमा क्या करना है, आवेदन पत्र आईडी, और सेवा का शुल्क जो है 5 रुपये है, और समय सीमा अधिकतम 1 माह है। किससे संपर्क करना है, ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान से, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत या डीपीआरओ, इनमें से किसी से भी संपर्क किया जा सकता है। दूसरा है सेवा का नाम मृत्यु प्रमाण पत्र। तो जमा करने वाले दस्तावेज जो है इसमें आवेदन पत्र, आईडी, मृत्यु के साक्ष्य, और इसका सेवा शुल्क 5 रुपये है। अधिकतम 1 माह जो है इसका क्या कहते हैं समय सीमा रखा गया है। और ग्राम पंचायत और सचिव व प्रधान, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत या डीपीआरओ से संपर्क किया जा सकता है। तीसरा जो सेवा है परिवार रजिस्टर की नकल व पंचायत के अन्य अभिलेख लेना। तो ये आवेदन पत्र, आईडी, परिवार के सदस्यों का विवरण, पहले 5 पृष्ठ तक 5 रुपये व 1 पृष्ठ प्रति पृष्ठ 3 यानी पहले 5 पृष्ठ तक जो है 5 रुपये देना होगा, उसके बाद हर पृष्ठ के लिए 1 रुपये देना होगा। 3 दिन इसका समय सीमा है। ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत या डीपीआरओ से संपर्क किया जा सकता है। चौथा है ग्राम सभा बुलाने का अनुरोध। तो ग्राम सभा बुलाने का अनुरोध जो है इसके लिए आवेदन पत्र, आईडी देना होगा, ये निःशुल्क है। 3 दिन इसका जो है समय सीमा है। ये ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान से संपर्क किया जा सकता है, या सहायक विकास अधिकारी, पंचायत या डीपीआरओ। पाँचवा है मनरेगा जॉब कार्ड जारी करना। इसके लिए आधार कार्ड चाहिए, फ़ोटो चाहिए, बैंक खाता संख्या चाहिए, ये निःशुल्क है। 3 दिन इसकी समय सीमा है। ग्राम रोजगार सेवक व प्रधान, खंड विकास अधिकारी व कार्यालय कार्यक्रम अधिकारी, ये चीज़ें हो गई। अगला है पंचायती कर शक्ति संशोधन। शासन में मॉडल सिटीजन चार्टर में प्रशासनिक विकास, पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, सफाई, सामुदायिक संपत्ति, समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कोविड व डिजिटल की करीब 39 सुविधाओं का उल्लेख किया है। पंचायतें इनमें से कुछ या फिर इनके अन्य सुविधाएं दे सकती हैं। नोट देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों को भी अब सिटीजन चार्टर का लाभ मिलेगा। गांव में सिटीजन चार्टर के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। इसे 15 अगस्त तक बनाकर लागू किया जाएगा। इसके बन जाने के बाद मनरेगा का जॉब कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र 15 दिनों में बन जाएगा। तो मनरेगा के तहत काम मांगने पर 15 दिन के अंदर काम भी देना होगा। 15 दिन के अंदर जॉब कार्ड भी बन जाएगा और काम मांगने पे 15 दिन के अंदर काम भी देना होगा। परिवार रजिस्टर की नकल भी 15 दिन में बनकर मिल जाएगी। 3 दर्जन सेवाओं में कुछ के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके लिए आवेदन किसी भी जन सुविधा केंद्र से किया जा सकता है। पंचायत सचिवालय में पंचायत सहायक के पास भी आवेदन करने की सुविधा होगी। अगला है वह ये सुविधाएं निःशुल्क हैं। कौन कौन सी सुविधाएं निःशुल्क है? गांव में पानी की पाइपलाइन में रिसाव, सरकारी हैंडपंप की मरम्मत का काम 7 दिन में हो जाएगा। तो गांव में जो पानी की पाइप है उसके लाइन में रिसाव है, सरकारी हैंडपंप की मरम्मत का काम जो है ये 7 दिन में किया जाएगा। पानी की गुणवत्ता जांच 7 दिन, पशुओं के पेयजल की व्यवस्था 15 दिन में होगी। इसी तरह नाले के ऊपर बहते पानी, सड़क पर जमा पानी को हटाने का कार्य 3 दिन, सामुदायिक शौचालयों की सफाई व मरम्मत, कूड़ा निस्तारण 7 दिन में होगा। बाज़ारों में स्वच्छता, स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, शौचालयों में सफाई, जलापूर्ति के कार्य 7 दिन में होंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसे पूछ लिया जाएगा इसे। स्ट्रीट लाइट की मरम्मत जो है 30 दिन में हो जाएगी। इन सब के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। तो ये सारी चीज़ें फ्री हैं। कब्रिस्तान और शमशान घाट पर कब्जा हटवाने, खेल के मैदान, सार्वजनिक उद्यान के रखरखाव, सुंदरीकरण संबंधी कार्य 30 दिन में हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें 30 दिन में होंगी। सार्वजनिक संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने, व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण, गलियों की मरम्मत 30 दिन में हो जाएगी। इन कार्यों के आवेदन जो है निःशुल्क होंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं निःशुल्क होंगी। अगला पॉइंट देखते हैं। राशन कार्ड के लिए आवेदन 5 रुपये में। तो राशन कार्ड के लिए आवेदन जो है वो 5 रुपये में है। राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन करने का शुल्क 5 रुपये रखा गया है। राशन कार्ड में नाम जोड़ने, कार्ड निरस्त करने के लिए आवेदन निःशुल्क होगा। ये कार्य 30 दिन में हो जाएगा। तो राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन करने के लिए जो शुल्क है 5 रुपये है, लेकिन राशन कार्ड में नाम जोड़ने या फिर कार्ड निरस्त करने के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। यह कार्य 30 दिन में हो जाएगा। इसी तरह जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल बनाने के लिए 20-20 रुपये शुल्क अदा करना होगा। किसके लिए? तो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल बनाने के लिए 20-20 रुपये शुल्क अदा करना होगा। अगला पॉइंट है पंचायत सचिवालय, ग्राम सचिवालय तथा पंचायत सहायक की भूमिका। पंचायत सहायक
के ग्राम पंचायत में दायित्व व उनकी समस्त कार्यों में भूमिका। तो ग्राम सभा व ग्राम पंचायत की बैठक में पंचायत सहायक की भूमिका, विभागीय कार्यालय में पंचायत सहायक की भूमिका, जन सुविधा केंद्र यानी CSC संचालन कराने की जिम्मेदारी, ग्राम पंचायत में अन्य आवश्यक जिम्मेदारी, पंचायत सहायकों को होने वाली दिक्कत व निवारण। पंचायत घर या ग्राम सचिवालय, पहला देखते हैं। वर्तमान समय में प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत घर ग्राम सचिवालय के तौर पर विकसित होंगे। ग्राम पंचायत सचिव, लेखपाल, ग्राम रोजगार सेवक एक ही छत के नीचे बैठकर काम करेंगे। ग्राम सचिवालय में जन सुविधा केंद्र यानी CSC की भी स्थापित किया जाएगा, जिससे विभिन्न योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन तथा सूचनाओं की फीडिंग के लिए दूर न जाना पड़े। ग्राम पंचायत के कार्यालयों, उनकी बैठकों के आयोजन तथा ग्राम स्तर पर पंचायत सचिव की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनके आवास की व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए पंचायत भवनों का निर्माण कराया जाता है। वर्तमान में एक पंचायत भवन की लागत जो है 17.46 लाख रुपए है। भवन में एक बैठक हॉल, 2 कार्यालय कक्ष, कर्मी आवास, बरामदा व शौचालय खंड का निर्माण होता है। निर्माण ग्राम जो है पंचायतें स्वयं कराती हैं। ग्राम सचिवालय के माध्यम से गांव की सभी योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत या सचिवालय को ऑप्टिकल फाइबर या वाईफाई से जोड़कर गांव से जुड़ी समस्याओं के समाधान के सभी कार्य ग्राम सचिवालय से ही संपन्न हो सकेंगे। अब तक 42,000 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। आने वाले समय में मूल निवास, जाति, आय या जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र भी अगर किसी को लेना है तो यह सभी ग्राम सचिवालय से ही मिल सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतों में कुल कितना है 40,002 ग्राम सचिवालय स्थापित कर उनमें आवश्यक उपकरणों, कंप्यूटर, फर्नीचर आदि की व्यवस्था कर लिया है। प्रदेश में ग्राम सचिवालय की अवधारणा को न सिर्फ धरातल पर अमल में लाया जा रहा है, बल्कि 54,876 पंचायत भवनों के निर्माण से लेकर 56,366 पंचायत सहायकों की नियुक्ति भी की गई है। फिर से देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतों में 40,002 ग्राम सचिवालय स्थापित कर उनमें आवश्यक उपकरणों, कंप्यूटर, फर्नीचर आदि की व्यवस्था कर लिया है। प्रदेश में ग्राम सचिवालय की अवधारणा को न सिर्फ धरातल पर अमल में लाया जा रहा है, बल्कि 54,876 पंचायत भवनों के निर्माण से लेकर 56,366 पंचायत सहायकों की नियुक्ति भी की गई है। पंचायत सचिव के कर्तव्य। तो ग्राम सभा बैठक से पहले पंचायत सचिव के कर्तव्य हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो सरपंच के परामर्श से ग्राम सभा के एजेंडे को अंतिम रूप देना, ये पंचायत सचिव के कर्तव्य है, जो कि आप लोग बनने जा रहे हैं, यानी BPO के कर्तव्य। ग्राम सभा की बैठक की सूचना जारी करना। ग्राम सभा बैठकों के विवरण, जो कि तारीख, समय और स्थल का व्यापक विज्ञापन देना। ग्राम सभा की पिछली बैठक के प्रस्तावों पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट तैयार करना। ग्राम सभा की मौजूदा बैठक से पहले एजेंडे की मदों पर नोट्स तैयार करना। ये जो है ग्राम सभा की बैठक के पहले की ये कर्तव्य हो गए, जो है पंचायत सचिव के। अगला है ग्राम सभा बैठकों के दौरान कर्तव्य। तो ग्राम सभा बैठक के दौरान सेक्रेटरी का कर्तव्य क्या होगा? तो ग्राम सभा बैठकों के दौरान पंचायत सचिव के कर्तव्यों में शामिल है ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के विवरणों की रिकॉर्डिंग, ग्राम सभा की पिछली बैठक के प्रस्ताव पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट पेश करना, एजेंडे के मुताबिक ग्राम सभा की बैठक का आयोजन सुनिश्चित करना, ग्राम सभा की बैठकों की कार्यवाही का ब्यौरा दर्ज करने में सरपंच की सहायता करना। ये ग्राम सभा की बैठक के दौरान की ये बातें हैं। अगला है ग्राम सभा बैठकों के बाद के कर्तव्य। तो इसमें शामिल है ग्राम पंचायत की बैठकों में ग्राम सभा के प्रस्तावों पर विचार के लिए सरपंच तथा वार्ड सदस्यों के साथ समन्वय, ग्राम सभा की बैठक पर संबंधित उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजना। ये ग्राम सभा की बैठक के बाद के कर्तव्य हैं। अब पंचायत सहायक की बात कर लेते हैं। तो पंचायत सहायक ग्राम प्रधान का एक कार्यवाहक होता है। यह एक सरकारी कर्मचारी होता है जिसे ग्राम पंचायत के कार्यों में सहायक के रूप में नियुक्त किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा पंचायत सहायक की नियुक्ति की जाती है, किंतु वर्तमान समय में राज्य सरकार पंचायत सहायकों की भर्ती 2 तरह से कर रही है। इसमें पहला अस्थायी और दूसरा अस्थायी नियुक्ति प्रक्रिया है। अस्थायी नियुक्ति देख लेते हैं। तो इस तरह की भर्ती में कर्मचारियों को कुछ समय के लिए अनौपचारिक रूप से रखा जाता है। इसमें कर्मचारियों को सिर्फ 11 महीने के लिए नियुक्त किया जाता है, जिसे समय समय पर बढ़ा भी सकते हैं। अस्थायी नियुक्ति देख लेते हैं। तो इस तरह की नियुक्ति में कर्मचारियों की भर्ती जो है चयन आयोग द्वारा की जाती है। इन्हें अस्थायी तौर पर नियुक्त किया जाता है। साथ ही समय समय पर इनका ट्रांसफ़र कर दूसरी ग्राम पंचायतों में भी भेज दिया जाता है।
तो ग्राम पंचायत सहायक के कार्य, तो गांव के लोगों की समस्याओं को सुनकर या फिर उनका मुआयना करके समस्याएं प्रधान और सचिव तक पहुंचाना। मनरेगा में कार्य कर रहे व्यक्तियों का लेखा जोखा रखना और उनका कार्य देखना। पंचायत सहायक के कार्य भी जो है इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है किसी भी योजना के पात्र व्यक्तियों का लेखा जोखा सरकार को भेजना। किसी ग्रामीण के साथ दुर्घटना हो जाने पर उसे मुआवजा दिलाने में मदद करना। प्रधान द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना और प्रधान का कच्चा लेखा जोखा रखना। इसके अलावा अब ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक को पंचायत भवन में कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर का भी काम निपटाना होगा। ग्राम पंचायत के कार्यों के विवरण को व्यवस्थित रखना। इसके अलावा ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्तावित कार्यों को ब्लॉक तक पहुंचाना, ये भी पंचायत सहायक के कार्य है। अगला है ग्राम सभा में हुई मीटिंग के रिकॉर्ड को रखना। ग्राम के लोगों की समस्याओं को सरकार के सामने प्रदर्शित करना। सरकार द्वारा जारी की गई योजनाओं के लिए पात्र व्यक्तियों की जानकारी को सरकार तक पहुंचाना। गांव में हो रहे विकास कार्यों की निगरानी करना तथा उसे सही तरीके से पूर्ण करवाना। वह सरकारी योजनाओं के लिए ग्रामीणों का फॉर्म भरने में सहायता करना। ये सारी चीज़ें जो है पंचायत सहायक की कार्य हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर की पंचायत भवन में स्थापना। CSC की स्थापना की बात हो रही है यहाँ पे। देखते हैं CSC कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विसेज सेंटर कार्यक्रम भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय की एक पहल है। CSC भारत में ग्रामीण और शहरी लोगों तक विभिन्न डिजिटल सेवाओं के वितरण के लिए आसान पहुंच बिंदु है। ग्रामीण भारत में CSC न केवल सेवा वितरण बिंदु है बल्कि ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार ने ग्रामीण नौजवानों को उद्यमी बनाने के लिए सामान्य सेवा केंद्र योजना शुरू की है। कॉमन सर्विस सेंटर देश के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में नागरिकों के लिए B2C सेवाओं के अलावा आवश्यक सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं, सामाजिक कल्याण योजनाओं, स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय शिक्षा और कृषि सेवाओं के वितरण के लिए एक पहुंच बिंदु है। यह देश की क्षेत्रीय, भौगोलिक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधताओं को पूरा करने का एक अखिल भारतीय नेटवर्क है जो इस तरह से एक सामाजिक, वित्तीय और डिजिटल रूप से समावेशी समाज की सरकार के जनादेश को सक्षम बनाता है। कॉमन सर्विस सेंटर CSC कॉमन सर्विस सेंटर एक प्रकार से छोटा साइबर कैफ़े है। यहाँ कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़ी कई सर्विस दी जाती हैं। इन सर्विस में ऑनलाइन कोर्स, CSC बाजार, कृषि सेवाएं, ई-कॉमर्स, IRCTC, एयर और बस टिकट बुक कराना, मोबाइल और DTH रिचार्ज, ये सारी चीज़ें होती हैं। पैन कार्ड बनाना, पासपोर्ट बनाना, बैंकिंग सर्विस, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, NIOS रजिस्ट्रेशन, आधार रजिस्ट्रेशन और प्रिंटिंग, पेंशन सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, पोस्टल सर्विस से जुड़े तमाम काम कर सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर देख सकते हैं, ये सारी सर्विसेज दी गई हैं यहाँ पे, आप लोग एक बार देख लीजिए। इलेक्शन सर्विसेज, आधार एनरोलमेंट एंड प्रिंटिंग, PMG दिशा, पासपोर्ट एंड पैन कार्ड, IRCTC, हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन, इंश्योरेंस, पेंशन एंड बैंकिंग, स्किल डेवलपमेंट, PMAY, वाईफाई चौपाल, LED एंड सोलर प्रोजेक्ट। अन्य सेवाएं देख लेते हैं। CSC में आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, मतदाता सूची में नाम जुड़वाना, पहचान पत्र की सुविधा दी जा सकती है। इसके अलावा आप मोबाइल बिल पेमेंट, इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र, डाटा कार्ड रिचार्ज, LIC प्रीमियम, रेड बस, SBI लाइफ, बिल क्लाउड जैसे निजी सेवाएं भी उपलब्ध करा सकते हैं। यहाँ बैंकिंग, इंश्योरेंस सर्विस भी दी जा सकती है। CSC में पूर्ण शिक्षा कार्यक्रम, डिजिटल लिटरेसी कार्यक्रम, वोकेशनल व स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जा सकती है। किसानों को CSC के माध्यम से मौसम की जानकारी व मिट्टी की जांच जैसी सर्विस भी दी जाएगी। इतना ही नहीं, टेली मेडिसिन सर्विस भी लोगों को उपलब्ध कराई जा सकती है। ये सारी सुविधाएं जो है CSC में मिलेंगी। कॉमन सर्विस सेंटर खोलने के लिए ज़रूरी बातें, तो कॉमन सर्विस सेंटर खोलने के लिए ज़रूरी बात क्या है? जिन ग्राम पंचायत में जन सेवा केंद्र खोला जा रहा है उस जगह का निवासी होना जरूरी है। तो जिस ग्राम पंचायत में जन सेवा केंद्र खोला जा रहा है वहाँ का निवासी होना चाहिए। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो है मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, यानी 10वां पास होना चाहिए। कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। कॉमन सर्विस सेंटर को खोलने के लिए आवेदन करने वाले आवेदक की उम्र जो है 18 साल से अधिक होना बेहद ज़रूरी है। तो 18 साल की उम्र वो पूरा कर चुका हो। अगर किसी व्यक्ति की आयु 18 से कम है तो वह CSC सेंटर खोलने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता।
सामान्य सेवा केंद्र से कमाई। कॉमन सर्विस सेंटर चलाने वालों को हर बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर सरकार से 11 रुपये मिलते हैं। तो जो जन सेवा केंद्र चलाते हैं उनको हर बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर जो है सरकार द्वारा 11 रुपये मिलते हैं। रेल, बस और हवाई जहाज़ के टिकट भी बुक करने पर 10 से 20 रुपये तक का चार्ज लिए जाते हैं। बिलों के भुगतान और सरकारी योजना में रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी सीएससी संचालक की कमाई होती है। तो बिलों के भुगतान और सरकारी योजना में रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी जो है जन सेवा केंद्र के संचालक की कमाई होती है। सीएससी 2.0 पूर्ववर्ती कॉमन सर्विसेज सेंटर योजना के मूल्यांकन के आधार पर भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया के तहत अगस्त 2015 में सीएससी 2.0 परियोजना की शुरुआत की। तो सीएससी 2.0 परियोजना की शुरुआत कब हुई? अगस्त 2015 में। इस परियोजना का उद्देश्य विभिन्न नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए देश भर में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में कम से कम एक सीएससी स्थापित करना है। यह परियोजना सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। तो यह परियोजना जो है सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। यह एक आत्मनिर्भर उद्यमिता मॉडल है जो ग्राम स्तरीय उद्यमियों द्वारा चलाया जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जो है भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया के तहत अगस्त 2015 में सीएससी 2.0 परियोजना की शुरुआत की है। इस परियोजना का उद्देश्य विभिन्न नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए देश भर में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में कम से कम एक सीएससी स्थापित करना है। यह परियोजना सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। यह एक आत्मनिर्भर उद्यमिता मॉडल है जो ग्राम स्तरीय उद्यमियों द्वारा चलाया जाता है। नोट: सामान्य सेवा केंद्र सेवाएं 2023 की तालिका है, सीएससी सर्विसेज लिस्ट 2023। तो सेवाओं की श्रेणी दी गई है, सेवाओं का नाम दिया गया है। जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। गवर्नमेंट टू सिटीजन G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन G2C बोलेंगे शॉर्टकट में। तो भारत बिल पे, फास्टैग थ्रू सीएससी, पासपोर्ट, पैन कार्ड, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, FSSAI यानी फूड का जो रजिस्ट्रेशन होता है, सॉइल हेल्थ कार्ड, ई डिस्ट्रिक्ट, इलेक्ट्रॉन कमीशन सर्विसेज, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट टू सिटीजन है, G2C। बिजनेस टू सिटीजन ऐसे पूछ लेगा ये B2C है या G2C है, तो आपको ध्यान रखना है कौन B2C है कौन G2C है। तो बिजनेस टू सिटीजन B2C, इसमें है DT रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल बिल। अगला है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन में आ जाएगा डिजिटल फाइनेंस इंक्लूजन, अवेयरनेस एंड एक्सेस, BLE बाजार, स्किल डेवलपमेंट, CSC एज GST। एजुकेशन सर्विसेज में क्या आएगा? NDLM दिशा, साइबर ग्राम योजना, नाबार्ड फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, लीगल लिटरेसी प्रोग्राम, नीलिट कोर्सेज, CSC BCC कोर्स, टैली सर्टिफाइड प्रोग्राम, टैली कौशल प्रमाण पात्र, लर्न इंग्लिश कोर्स, इंट्रोडक्शन टू GST, ये सारी चीज़ें एजुकेशन सर्विस के अंदर आ गई। हेल्थ सर्विस में देखते हैं तो टेली हेल्थ कंसल्टेशन, प्रधानमंत्री जन औषधि स्कीम, हेलो हेल्थ किट्स, त्रिनेत्र किट्स, टेली मेडिसिन रिमोट डायग्नोस्टिक किट, कंट्रोल H, थायरोकेयर, जीवा आयुर्वेदा स्कीम, हेल्थ होम्यो, ये आ गई हेल्थ सर्विस के अंदर। अदर सर्विसेज में एग्रीकल्चर सर्विसेज, डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म और DigiPay, ये सारी चीज़ें CSC के अंदर आ गई। सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं अगला अब देखते हैं। पंचायत स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली देखते हैं। पात्रता: सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS। पात्रता: भारतीय नागरिक होना चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवार पात्र हैं, कोई भी परिवार जिसमें 15 से 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई सदस्य नहीं है, जिनके पास कोई अस्थायी नौकरी नहीं है और वह केवल अनियमित श्रम में संलग्न है, वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंदर आएंगे। लाभ क्या क्या है? तो प्रत्येक महीने 35 किलोग्राम चावल या गेहूं, जबकि गरीबी रेखा से ऊपर का परिवार मासिक आधार पर 15 किलोग्राम खाद्यान्न हेतु पात्र है। प्रवासी कामगारों को जहां भी वह काम कर रहे हैं खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू किया जा रहा है। तो प्रत्येक महीने 35 किलोग्राम जो है चावल या गेहूं जो है गरीबी रेखा से नीचे हैं और जो ऊपर हैं उनको 15 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त होगा। और प्रवासी कामगारों को जहां भी वह काम कर रहे हैं चाहे जहां पे इंडिया में खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू किया जा रहा है।
अगला देखते हैं समेकित बाल विकास योजना ICDS। शुरुआत जो है वर्ष 1975 में ICDS के बारे में देख लेते हैं। तो ICDS यानी समेकित बाल विकास योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे वर्ष 1975 में लॉन्च किया गया था। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1975 में। ICDS के तहत योजनाएं आंगनबाड़ी सेवा योजना या बचपन की देखभाल और विकास के लिए एक अनूठा कार्यक्रम है। इस योजना के लाभार्थी 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं हैं। यह 6 सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करता है जिसमें पूरक पोषण, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं शामिल हैं। तो ये जो है 6 सेवाओं का एक पैकेज है। इसमें 6 सेवाएं शामिल हैं। कौन कौन सी हैं? पहला हो गया पूरक पोषण, दूसरा स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, तीसरा पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, चौथा टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, चौथा रेफरल सेवाएं शामिल हैं। ये 6 योजनाएं जो हैं इन्हीं का जो है संयुक्त रूप है ये। पूरक पोषण में टेक होम राशन एंड THR, गर्म पका हुआ भोजन और सुबह का नाश्ता शामिल है। निर्धन परिवारों के लिए इसका विशेष महत्व है क्योंकि यह बच्चों के पोषण संबंधी परिणाम को प्रभावित करता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, काफ़ी योजना इसमें दी गई हैं तो ध्यान रखिएगा। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY, शॉर्टकट जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि लेखपाल की परीक्षा में शॉर्टकट ही इसे पूछ लिया गया था तो लोगों को काफ़ी परेशानी हुई थी। तो PMMVY प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को 3 किस्तों में 5,000 रुपये दिए जाते हैं और शेष 1,000 रुपये की राशि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ की शर्तों के अनुरूप संस्थागत प्रसूति करवाने के बाद ही दी जाती है। इस प्रकार औसतन एक महिला को 6,000 रुपये प्राप्त होते हैं। तो ये गर्भवती महिलाएं जब उनका जो है बच्चा होता है उस समय दी जाती हैं। टोटल 6,000 दी जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय क्रेच यानी शिशुगृह योजना, इसके तहत कामकाजी महिलाओं के बच्चों 6 माह से 6 वर्ष की आयु वर्ग को दिन भर देखभाल की सुविधा प्रदान करना है। तो राष्ट्रीय क्रेच या शिशुगृह योजना जो है इसके तहत कामकाजी महिलाओं के बच्चों 6 माह से 6 वर्ष की आयु वर्ग को दिन भर देखभाल की सुविधा प्रदान करना है। शिशुगृह 1 महीने में 26 दिन एवं प्रतिदिन 7.5 घंटे के लिए खुला रहता है। इसमें बच्चों को पूरक पोषण, प्रारंभिक चाइल्ड केयर शिक्षा, स्वास्थ्य और सोने की सुविधा प्रदान की जाती है। अगला है पोषण अभियान। इसका उद्देश्य छोटे बच्चों में कुपोषण, अल्प पोषण, एनीमिया को कम करके किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं पर ध्यान केंद्रित करके स्टंटिंग, अल्प पोषण, एनीमिया की रोकथाम के साथ जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों के स्तर में सुधार करना है। अगला है ICDS का उद्देश्य। तो 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना, बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना, मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करना, बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन का प्रभावी समन्वय स्थापित करना। पोषण अभियान कार्यक्रम। पोषण अभियान देश में नाटेपन, अल्पपोषण, खून की कमी यानी एनीमिया तथा जन्म के वक्त कम वजन वाले शिशुओं की संख्या में कमी लाने के लिए विभिन्न मंत्रालय और विभाग विगत वर्षों से सक्रिय है। पोषण अभियान टेक्नोलॉजी की मदद से जन जन के बेहतर आहार और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाएगा। पोषण अभियान किनके लिए है? तो गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं तथा नवजात शिशु, किशोरियों और बच्चों के लिए है। पंचायत प्रतिनिधि की भूमिका। पंचायत प्रतिनिधि एक जनप्रतिनिधि के नाते निम्न लाभार्थियों को सही पोषण और सकारात्मक व्यवहारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें। पहला है गर्भवती महिलाएं रोजाना आयरन और विटामिन युक्त तरह तरह के पोषक आहार लें। पौष्टिकृत दूध और तेल तथा आयोडीन युक्त नमक खाएं। IFA की एक लाल गोली रोजाना चौथे महीने से 180 दिन तक लें। कैल्शियम की निर्धारित खुराक लें। प्रसव से पहले कम से कम 4 ANC जांच ANM दीदी या डॉक्टर से ज़रूर करवाएं। तो प्रसव से पहले कम से कम 4 जो है ANC जांच जो है ANM या डॉक्टर से ज़रूर करवाएं। नज़दीकी अस्पताल या चिकित्सा केंद्र पर ही अपना प्रसव कराएं। खाना खाने से पहले साबुन से हाथ जरूर धोएं। शौच के बाद साबुन से हाथ अवश्य धोएं। हमेशा शौचालय का इस्तेमाल करें। धात्री महिलाएं
रोजाना आयरन और विटामिन युक्त तरह तरह के पोषक आहार लें। पौष्टिकृत दूध और तेल तथा आयोडीन युक्त नमक खाएं। प्रसव के लिए 6 महीने तक 180 दिन तक रोजाना IFA की एक लाल गोली लें। कैल्शियम की निर्धारित खुराक लें। नवजात शिशु को जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान शुरू कराएं तथा शिशु को अपना पहला पीला गाढ़ा दूध जरूर पिलाएं। माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे के लिए पहला टीका होता है। शिशु को शुरुआती 6 महीने सिर्फ अपना दूध ही पिलाएं और ऊपर से कुछ ना दें। बच्चे के लिए देखते हैं तो 6 महीने पूरे होने पर माँ के दूध के साथ ऊपरी आहार शुरू करें। रोजाना आयरन और विटामिन युक्त तरह तरह के पोषक आहार दें। पौष्टिकृत दूध और तेल तथा आयोडीन युक्त नमक खिलाएं। IFA और विटामिन A की निर्धारित खुराक दिलवाएं। पेट के कीड़ों से बचने के लिए 12 से 24 महीने के बच्चे को एल्बेंडाजोल की आधी गोली तथा 24 से 59 महीने के बच्चे को 1 गोली साल में 2 बार आंगनबाड़ी केंद्र पर दिलवाएं। आंगनबाड़ी केंद्र पर नियमित रूप से लेकर जाएं तथा उसका वजन अवश्य करवाएं। बौद्धिक विकास के लिए पौष्टिक आहार उसकी उम्र के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा, AMM या डॉक्टर द्वारा बताई गई मात्रा के अनुसार दें। 5 साल की उम्र तक सूची अनुसार सभी टीके नियमित रूप से जरूर लगवाएं। किशोरियों के लिए क्या है तो किशोरियों को रोजाना आयरन और विटामिन युक्त तरह तरह के पौष्टिक आहार जरूर खिलाएं, जिससे माहवारी के दौरान रक्त स्राव से होने वाली आयरन की कमी पूरी कर उसका संपूर्ण विकास हो। पौष्टिकृत दूध और तेल तथा आयोडीन युक्त नमक खाएं। IFA की एक नीली गोली हफ्ते में 1 बार लें। व्यक्तिगत साफ सफाई और माहवारी स्वच्छता का ध्यान रखें। पेट के कीड़ों से बचने के लिए एल्बेंडाजोल की 1 गोली साल में 2 बार लें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता देखभालकर्ता को समुचित पोषण संबंधी परामर्श नियमित रूप से देती रहें। बच्चों का नियमित और पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करें। बच्चों के शारीरिक और बौद्धिक विकास की निगरानी करें। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की निगरानी हेतु नियमित गृह भ्रमण करें। बच्चों का नियमित रूप से वजन करें तथा MCP कार्ड में दर्ज करें। लाल घेरे में होते ही निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर रेफर करें। ये जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के ये कार्य हैं। आशा कार्यकर्ता, अब आशा कार्यकर्ता देखते हैं तो गर्भवती महिलाओं को संस्थान में प्रसव कराने के लिए प्रोत्साहित करें तथा ANC जांच सुनिश्चित कराएं। नवजात शिशु की देखभाल और धात्री महिला की निगरानी हेतु 6 से 9 बार गृह भ्रमण करें। अति कुपोषित बच्चों और कम वजन के बच्चों की निगरानी हेतु हर महीने गृह भ्रमण करें। बच्चों को नियमित और पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करें। ये आशा कार्यकर्ता के कार्य हो गए। पंचायत स्तर पर कार्यान्वित होने वाली जन कल्याणकारी प्रमुख योजनाएं अग्रलिखित हैं। तो पंचायत स्तर पर क्रियान्वित होने वाली जन कल्याणकारी योजनाएं जो हैं, पहला प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो शुरुआत 20 नवंबर 2016 से हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 20 नवंबर 2016। योजना का पुनर्गठन एवं परिवर्तित नाम 1 अप्रैल 2016 को इंदिरा आवास योजना, जो कि 1985 में शुरू की गई थी, का पुनर्गठन करके इसका नया नाम प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया था। योजना का उद्देश्य, इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2022 तक सभी को घर उपलब्ध कराना था। तो पहले इसका नाम था प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना, जो कि 1985 में शुरू किया गया था। 1 अप्रैल 2016 से इसका नाम जो हो गया प्रधानमंत्री आवास योजना। इसका उद्देश्य था 2022 तक सभी को घर उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGY योजना का प्रारंभ कब होता है तो 25 दिसंबर 2000 को। अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे, उनके जन्मदिन पर 25 दिसंबर 2000 को शुरू होता है। योजना का उद्देश्य जो है 2001 की जनगणना के आधार पर मैदानी क्षेत्रों में 500 अथवा इससे अधिक जनसंख्या व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 250 तक की आबादी वाले गाँव को पक्की सड़क से जोड़ना था। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ जो है 2009-10 में हुआ। योजना का उद्देश्य, इस योजना में भारत सरकार द्वारा 2011 की जनगणना के आधार पर 50% से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले ऐसे ग्रामों का चयन किया जाता है जिनकी आबादी 500 या उससे अधिक है। उनका एकीकृत विकास सुनिश्चित करना है। विशेष बिंदु जो है, यह योजना 100% जो है केंद्र द्वारा वित्त पोषित है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की बात हो रही है, 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। अगला है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना RGGVY, शॉर्टकट जरूर याद रखिएगा। इसका प्रारंभ अगले 5 वर्षों में देश के सभी गांव और
वासस्थलों का विद्युतीकरण करने, सभी आवासों को विद्युत उपलब्ध कराने तथा निर्धनता रेखा से नीचे बीपीएल के परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 4 अप्रैल 2005 को किया था। तो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की शुरुआत जो है 4 अप्रैल 2005 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। इसका लक्ष्य था अगले 5 वर्षों में देश के सभी गाँव और वासस्थलों का विद्युतीकरण करने, सभी आवासों को विद्युत उपलब्ध कराने तथा बीपीएल परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। अगला है हरियाली योजना। हरियाली परियोजना का जो है शुभारंभ जो है 27 जनवरी 2003 को किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। हरियाली परियोजना योजना का उद्देश्य था जल संरक्षण के अतिरिक्त परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो हरियाली परियोजना 27 जनवरी 2003 को शुरू की गई थी। योजना का उद्देश्य था जल संरक्षण की अतिरिक्त परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। विशेष बिंदु, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन इस परियोजना को देश की 2.32 लाख पंचायतों के जरिए चलाया जाएगा। 100 वृक्ष लगाने वाले व्यक्ति को वन रक्षक के रूप में नियुक्त कर उसे पंचायत के माध्यम से 100 रुपये प्रति माह का पारितोषिक प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजना का प्रारंभ होता है वर्ष 1999 में। 1 अप्रैल 2009 को नाम परिवर्तित कर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम कर दिया जाता है, जबकि 10 नवंबर 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस कार्यक्रम को जारी रखने एवं इसकी पुनर्संरचना के लिए मंजूरी प्रदान की। योजना का उद्देश्य, इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण जनसंख्या को गुणवत्तापूर्ण एवं स्वच्छ जल आपूर्ति उपलब्ध तथा सुनिश्चित कराना है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन शुरू किया गया है। अगस्त 2019 में जो है जल जीवन मिशन शुरू किया गया था। इसके माध्यम से 2024 तक कुल 19.35 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ कब होता है, इम्पॉर्टेंट है, 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण की जयंती पर। तो जयप्रकाश नारायण जी की जयंती जो है 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ होता है। प्रमुख प्रावधान जो है संसद सदस्य द्वारा गांव को गोद लेना, वर्ष 2019 तक 3 और वर्ष 2024 तक कुल 8 गाँव को का सामाजिक आर्थिक विकास मंत्रालय जो था ग्रामीण विकास मंत्रालय। इस योजना में यह अनुबंधित है कि संसद के प्रत्येक सदस्य सांसद को अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के एक ग्राम पंचायत को गोद लेना होगा और उसे आदर्श गांव के रूप में विकसित करना होगा। लोकसभा का सदस्य मैदानी क्षेत्रों में 3000 से 5000 और पर्वतीय क्षेत्रों में 1000 से 3000 की आबादी वाले किसी भी गांव का चयन किया जा सकता है। राज्यसभा का सदस्य उस राज्य का जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है वह किसी भी गांव को चुन सकता है। तथापि ना तो लोकसभा और ना ही राज्यसभा का कोई भी सदस्य अपने गांव या अपने पति पत्नी से संबंधित गांव का चयन नहीं कर सकते हैं। बाद में वह इस प्रयोजन के लिए 2 और गांव का चयन करेंगे। इस तरह से 2019 तक कई हजार गांव का चयन होगा। इस उद्देश्य के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजना MPLADS को केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं में मिला दिया गया। आगे देखते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की बात हो रही है। तो योजना का प्रारंभ कब होता है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है 2005 के तहत लागू। प्रथम चरण 2 फरवरी 2006। तो प्रथम चरण इसका जो था 2 फरवरी 2006 22 जनपदों में। द्वितीय चरण 15 मई 2007 को 17 जनपदों में। तृतीय चरण 1 अप्रैल 2008 से सभी जनपदों में। तो फिर से ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से पहले था ये 2005 के तहत लागू था। प्रथम चरण इसका जो था 2 फरवरी 2006 जो कि 22 जनपदों में लागू था। द्वितीय चरण 15 मई 2007 से 17 जनपदों में लागू। इम्पॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा। तो पहला चरण इसका 2 फरवरी 2006 में शुरू किया गया था 22 जनपदों में। दूसरा चरण जो है 15 मई 2007 को शुरू किया गया 17 जनपदों में। तीसरा चरण जो है 1 अप्रैल 2008 से शुरू किया गया सभी जनपदों में। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। तो 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा जो था उसका नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया महात्मा गांधी के लिए। योजना का उद्देश्य क्या था? एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटी युक्त रोजगार उपलब्ध कराना, जबकि सूखाग्रस्त क्षेत्रों तथा जनजातीय इलाकों में 150 दिनों का रोजगार। नॉर्मल क्षेत्रों में तो 100 दिन का रोजगार, जबकि सूखा और जनजातीय क्षेत्रों में 150 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। विशेष बिंदु देखते हैं। इस योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों का अंश क्रमशः
25 है। तो 75/25, 75 जो है केंद्र का अंश होगा, 25 जो है राज्य का अंश होगा। रोजगार का कानूनी अधिकार, पहली बार मनरेगा लाभार्थियों में 1/3 महिलाओं का होना अनिवार्य है। तो 1/3 उसमें महिला जरूर होनी चाहिए। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना योजना का प्रारंभ जो है 25 सितंबर 2001 को किया गया था। तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का प्रारंभ जो है 25 सितंबर 2001 को, नोडल मंत्रालय जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय था। योजनाओं का मिश्रण, यह कार्यक्रम पहले से जारी रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को मिलाकर बनाया गया था। तो पहले से जारी किया गया था जो रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इसको मिला के संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2001 को की गई थी। योजना का उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा के साथ साथ दिहाड़ी रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए अस्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करना। मुख्य बिंदु, योजना में खर्च की जाने वाली धनराशि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 75/25 के अनुपात में वहन की जाती हैं। इस योजना के अधीन काम में लगे मजदूरों को दिहाड़ी के रूप में न्यूनतम 5 किलोग्राम अनाज और कम से कम 25% मजदूरी नकद दी जाती है। तो इस योजना में जो मजदूरी करने के लिए लगे होते हैं मजदूर, उनके दिहाड़ी के रूप में जो है 5 किलोग्राम न्यूनतम अनाज और कम से कम 25% मजदूरी जो है नकद दी जाती है। काम के बदले अनाज योजना, ये इंपॉर्टेंट है। तो काम के बदले अनाज योजना जो है इसका प्रारंभ नवंबर 2004 में किया गया था। कब? नवंबर 2004 में। योजना का उद्देश्य था इस कार्यक्रम के सर्वाधिक पिछड़े 150 जिलों में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों के अलावा अतिरिक्त संसाधन प्रदान करना है। मुख्य बिंदु, ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकारों के परामर्श से योजना आयोग द्वारा देश के चुने हुए 150 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में प्रारंभ किया गया था। काम के बदले अनाज योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना, योजना का प्रारंभ कब होता है? 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत होती है। बैंकिंग सेवाओं की पहुंच से दूर 7.5 करोड़ परिवारों को जीरो बैलेंस पर बैंक खातों की सुविधा उपलब्ध कराना। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इसका। प्रधानमंत्री जन धन योजना के 6 स्तंभ कौन कौन से? सभी को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना, ऋण गारंटी कोष बनाना, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए पेंशन योजना, 5,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, सूक्ष्म बीमा। ये 6 जो है स्तंभ हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना की। विशेष बिंदु देखते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैंक खाता खोलने वालों को स्वदेशी रुपए डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख की दुर्घटना बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती रही है। 1 लाख की जो है दुर्घटना बीमा भी इसमें मिलता है। अगस्त 2018 के बाद खोले गए खातों के लिए रुपए कार्ड पर मुफ्त दुर्घटना कवर को 1 लाख से 2 लाख कर दिया गया। अगस्त 2018 के बाद जो खाते खोले गए उनका जो दुर्घटना बीमा जो है 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख कर दिया गया। शुरुआत इसकी 28 अगस्त 2014 से हुई थी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत जो है 2004 में की गई थी। योजना का उद्देश्य कम साक्षरता दर वाले ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये इंपॉर्टेंट है, KCC। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ किया गया अगस्त 1998 में। उद्देश्य इसका उद्देश्य वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सरकारी बैंकों द्वारा प्रदान किए गए ऋण को सुसाध्य बनाने के लिए की गई थी। प्रमुख बिंदु, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 5,000 अथवा अधिक के उत्पादन ऋण के लिए पात्र किसान इसके लाभ हेतु हकदार हैं। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों की भूमि के आधार पर दिए जाते हैं, उनके भूमि के आधार पर दिया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग खेती के लिए बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि जरूरतों की वस्तुओं के लिए करते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड वार्षिक समीक्षा की शर्त पर 3 वर्ष के लिए वैध होता है। तो ये 3 वर्ष के लिए वैध होता है। अगला है सर्व शिक्षा अभियान। ये भी इम्पॉर्टेंट है। सर्व शिक्षा अभियान का जो है प्रारंभ वर्ष 2001 में किया गया। इस योजना का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। इसके साथ ही इसका लक्ष्य सार्वभौमिक शिक्षा प्रणाली के कार्य निष्पादन में सुधार करना और मिशन पद्धति पर समुदाय के स्वामित्व वाली गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। इसमें प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर लैंगिक एवं सामाजिक असमानताओं को दूर करने की परिकल्पना की गई थी। अगला है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, PMG दिशा। ये ध्यान रखिएगा, PMG दिशा के नाम से प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। योजना का प्रारंभ जो है 8 फरवरी 2017 को किया गया।
पीएमजी दिशा प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान 8 फरवरी 2017 से शुरुआत होती है। उद्देश्य जो है देश के ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों में डिजिटल जागरूकता व शिक्षा को बढ़ावा देना। इस अभियान के माध्यम से 31 मार्च 2019 तक 6 करोड़ ग्रामीण लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना था। तो इसके माध्यम से जो है 31 मार्च 2019 तक 6 करोड़ ग्रामीण लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना था। योग्यता क्या है? प्रत्येक ग्रामीण परिवार से डिजिटल रूप से निरक्षर व्यक्ति, उम्र 18 से 40, पाठ्यक्रम की अवधि 20 घंटे। पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना। नोट, ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस में अंतर। ई सरकार और ई गवर्नेंस, तो अर्थ क्या है? सरकारी कार्यों, जागरूक नागरिकों और वितरित सेवाओं का समर्थन करने के उद्देश्य से आईसीटी के आवेदन को ई सरकार कहा जाता है, जबकि ई शासन से तात्पर्य प्रभावी तरीके से जनता को दी जाने वाली सूचना और सेवाओं की श्रेणी और गुणवत्ता को बढ़ाने में आईसीटी के उपयोग से है। यह क्या है? तो ई गवर्नमेंट जो है एक प्रणाली है, ई गवर्नेंस जो है ये कार्य क्षमता है। तो संचार प्रोटोकॉल, तो ई गवर्नमेंट जो है एक तरह से संचार प्रोटोकॉल है और ई गवर्नेंस जो है 2 तरह से संचार प्रोटोकॉल है। ई गवर्नेंस का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस होता है। ई गवर्नेंस का हिंदी अर्थ जो है ई शासन होता है। ई गवर्नेंस क्या है? तो ई गवर्नेंस शब्द में ई शब्द का संबंध इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी व गवर्नेंस शब्द का अर्थ शासन से है। अर्थात ई गवर्नेंस शब्द से तात्पर्य किसी देश के ऐसे शासन से है जहां सरकार अपने कार्यों को करने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तकनीक का उपयोग करती है। ई शासन, ई गवर्नेंस, ई शासन ई व्यापार का एक रूप है जो उन प्रक्रियाओं और संरचनाओं का उल्लेख करता है जिसमें आम जनता को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, कंप्यूटर, इंटरनेट एवं मोबाइल से सेवाएं दी जा सकें। सरकार की उत्पादकता, कुशलता और सेवाओं को प्रदान करने के में सूचना तकनीकी का प्रयोग ही ई शासन है। उद्देश्य, ई शासन के द्वारा नागरिकों का सरकार से सीधा संपर्क स्थापित हो जाता है और नागरिक की पहुंच सरकार तक सीधे बने रहती है, जिसके द्वारा लोगों को बेहतर सूचनाएं और सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ई शासन का आंतरिक उद्देश्य प्रशासनिक गतिविधियों को त्वरित, प्रभावी, पारदर्शी और कुशल बनाना है, जबकि इसका बाह्य उद्देश्य लोगों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूर्ण करना है। इसके द्वारा नागरिकों को शासन के साथ जोड़ा जाता है और इन्हें शक्तिशाली भी बनाया जाता है। ई गवर्नेंस देख सकते हैं। एफिशिएंसी यानी कि क्षमता, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही, सूचना वितरण में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन इंफॉर्मेशन डिलीवरी, नागरिक भागीदारी, सिटीजन पार्टिसिपेशन, ये ई गवर्नेंस के जो है। ई शासन को लागू करने के मॉडल 6C पे ये आधारित है। कौन कौन से हैं? पहला हो गया विषय वस्तु यानी कि कंटेंट। तो ई शासन को लागू करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में निर्मित सूचनाएं होनी चाहिए, तो ये कंटेंट हो गया, पहला सी हो गया। दूसरा सी कुशलता यानी कि कॉम्पिटेंस। ई शासन को व्यवहारिक बनाने के लिए प्रशिक्षित और व्यावसायिक प्रशिक्षकों की आवश्यकता है जिन्हें सूचना तकनीकी के संबंध में जानकारी हो। तीसरा सी हो गया कनेक्टिविटी। ई शासन के लिए देश के समूचे भाग को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना पड़ेगा तथा इंटरनेट की उपलब्धता को भी आवश्यकता है, तो ये कनेक्टिविटी हो गई। अगला हो गया साइबर विधि, साइबर मेथड। ई शासन के लिए साइबर विधि भी होना आवश्यक है जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार का वैधता प्रदान की जा सके। इसी संबंध में भारतीय सरकार द्वारा वर्ष 2000 में सूचना तकनीकी अधिनियम का निर्माण किया गया। तो 2000 में सूचना तकनीकी अधिनियम का निर्माण किया गया जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मेल के लेन देन तथा इलेक्ट्रॉनिक संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को वैधता प्रदान कर दी। 5वां सी है सिटीजन इंटरफेस या फिर नागरिक उन्मुख या अंतःक्रिया। सिटीजन इंटरफेस साइबर तकनीक और आम लोगों के समझ के योग्य होने चाहिए और इस तकनीकी को बेहतर बनाकर आम लोगों को सुलभ किया जा सकता है जिसका वह प्रभावी प्रयोग कर सकें। सिटीजन इंटरफेस हो गया। छठा है पूंजी यानी कि कैपिटल। उपरोक्त सभी प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता है और भारत जैसे विकासशील देशों के समक्ष वित्त की समस्या एक बड़ी चुनौती है। तो 6C कौन कौन सा हो गया? 6C इसमें कौन कौन सा हुआ? कंटेंट हो गया यानी विषय वस्तु, दूसरा हो गया कॉम्पिटेंस कुशलता, तीसरा कनेक्टिविटी, चौथा साइबर मेथड, पांचवा सिटीजन इंटरफेस, छठा कैपिटल। अगला देखते हैं ई शासन के मॉडल। सामान्य सूचना मॉडल, जनरल इंफॉर्मेशन मॉडल या फिर ब्रॉडकास्टिंग मॉडल। यह ई शासन का पहला चरण है।
सामान्य सूचना मॉडल यानी जनरल इन्फॉर्मेशन मॉडल या फिर ब्रॉडकास्टिंग मॉडल। यह ई शासन का पहला चरण है जिसके द्वारा परंपरागत सरकार का रूपांतरण ई शासन के रूप में हुआ। इसके द्वारा सरकार ने अपनी सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध करा दिया और यह उल्लेखनीय है कि यह सूचना पहले ही लोगों को प्राप्त थी। इस मॉडल का यह उद्देश्य है कि आम लोगों को सरकार की कार्यप्रणाली से संबंध में सूचना उपलब्ध कराई जाए। क्रिटिकल सूचना मॉडल, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन मॉडल। तो इसके अंतर्गत सामान्य सूचनाओं के बजाय कुछ विशेष और महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी दी जाती है जिसका उद्देश्य समुदाय विशेष अथवा समूचे समाज को सूचना उपलब्ध कराना है। अगला है प्रचार प्रसार मॉडल, एडवोकेसी मॉडल। इसके द्वारा आम लोगों की सहभागिता को शासन में बढ़ाया जा सकता है और कुछ लोगों के अनुसार सरकार के निर्णय निर्माण में लोगों की सहभागिता के लिए किसी उत्प्रेरक के रूप में माना जाता है। उदाहरण, समाज के वंचित लोगों के शोषण के संबंध में सूचना प्रकाशित करना। अगला है अंतःक्रिया मॉडल, इंटरैक्शन मॉडल। यह मॉडल उपरोक्त तीनों मॉडल का सामूहिक रूप है। इसमें सूचना का संचार दोहरा यानी टू वे इन्फॉर्मेशन होता है। इसके द्वारा आम लोग सरकार और उनके प्रतिनिधियों से सीधे जुड़ जाते हैं। अगला है ई गवर्नेंस की चुनौतियाँ। शहरों में ई गवर्नेंस का प्रभाव अधिक हुआ जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ई गवर्नेंस का व्यापक प्रभाव नहीं देखा गया, क्योंकि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, इंटरनेट आदि बुनियादी सुविधा का अभाव है। इसमें डेटा लीक व साइबर क्राइम का खतरा रहता है। ई गवर्नेंस हेतु उपयोग किए जाने वाले उपकरण काफ़ी महंगे होते हैं जिससे प्रारंभ में अधिक सार्वजनिक धन व्यय करना पड़ता है। ई शासन परियोजनाओं के अनुप्रयोग क्षेत्र। तो ई गवर्नेंस के कार्य जो हैं, गुड गवर्नेंस इंडेक्स देख लेते हैं। कृषि और संबंधित क्षेत्र, पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, वाणिज्य एवं उद्योग, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, आर्थिक शासन, सामाजिक कल्याण व विकास, न्यायिक व सार्वजनिक सुरक्षा। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सार्वजनिक शिकायत, बिजली, पानी, टेलीफोन, राशन कार्ड, सफाई, सार्वजनिक परिवहन, पुलिस। ग्रामीण सेवाएं, भूमि अभिलेख, गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल, आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग, ईडब्ल्यूएस परिवार, पुलिस, एफआईआर पंजीकरण, कीमती चीज़ें और लोगों का खोना और पाना। सामाजिक सेवाएं में क्या आएगा? पेंशन, वृद्धावस्था, विधवा अनुग्रह योजना, उपलब्धि या सुधार और मुआवजा, लाइसेंस और प्रमाण पत्र का पंजीकरण, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति या जनजाति प्रमाण पत्र, हथियारों का नवीकरण, दस्तावेज का पंजीकरण, विद्यालय का पंजीकरण, विश्वविद्यालय का पंजीकरण, मोटर वाहन का पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस। सार्वजनिक सूचना, रोजगार कार्यालय पंजीकरण, रोजगार अवसर, परीक्षा परिणाम, अस्पताल उपलब्धियां, सेवाएं, रेल समय तालिका, हवाई जहाज समय तालिका, सड़क परिवहन समय तालिका, चैरिटेबल ट्रस्ट, सरकार अधिसूचना, सरकार पत्र, सरकारी योजना। वाणिज्य, कर और विवरणी जमा करना, आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क, केंद्रीय या राज्य उत्पादक शुल्क, बिक्री कर, निवास कर, संपत्ति कर, चुंगी, सड़क कर, कंपनी विवरणी। सरकार इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर ई शासन के लिए शिक्षा विश्वविद्यालय मॉडल। ई शासन के लाभ देख लेते हैं। तो बाह्य रूप से, आंतरिक रूप से। बाह्य रूप से तो देख सकते हैं, बाह्य रूप से ई गवर्नेंस के लाभ जो है, तीव्रता सेवा सुपुर्दगी, अधिक प्रभावोत्पादकता, सेवा प्रयोग की वर्धित नमनीयता, सेवा सुपुर्दगी में अभिनव परिवर्तन, अधिक सहभागिता, अधिक नागरिक अधिकारिता, नागरिक सहभागिता। और आंतरिक देख लेते हैं। दोहराने से बचना, लेन देन की लागत कम करना, अफसरशाही की कार्यविधियों का सरलीकरण, अधिक क्षमता, अधिक समन्वय और संप्रेषण, वर्धित पारदर्शिता, एजेंसियों के बीच सूचना की भागीदारी, सूचना प्रबंध की सुरक्षा। अगला पॉइंट देखते हैं, पंचायतों में ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस शासन में सुधार है जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के संसाधन उपयोग द्वारा सक्षम है। ई गवर्नेंस सभी नागरिकों के लिए सूचना और उत्कृष्ट सेवाओं की बेहतर पहुंच बनाता है। यह सरकार में सरलता, दक्षता और जवाबदेही भी लाता है। ई गवर्नेंस नागरिकों और सरकार के लिए लाभप्रद है क्योंकि संचार प्रौद्योगिकी का तेज़ी से विकास हो रहा है और शासन में इसे अपनाने से सरकारी मशीनरी को नागरिकों के घर द्वार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। मूलभूत सरकारी सुविधाएं कंप्यूटर तथा मोबाइल के माध्यम से मिलने लगेंगी जिससे समय, धन तथा श्रम की बचत होगी तथा देश के विकास में योगदान मिलेगा। अगला पॉइंट है पंचायतों में ई गवर्नेंस के लाभ।
ई गवर्नेंस से व्यवसाय और नए अवसरों का सृजन हुआ है। इससे लाखों कॉमन सर्विस सेंटर खुले हैं, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिला है। इसमें कंप्यूटर आधारित इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन काम होता है, जिससे समय व धन दोनों की बचत होती है। इसके साथ ही कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन काम घर बैठे या कहीं से भी किया जा सकता है। ई गवर्नेंस के माध्यम से कार्य व सेवाओं की दक्षता एवं गुणवत्ता में सुधार होता है। सरकार को सभी प्रकार के आंकड़े डेटा जो है आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इससे भ्रष्टाचार कम होता है, बिचौलियों व दलाल बीच में नहीं आ पाते हैं। लाभुक के बैंक खाते में पेंशन की राशि, सरकारी आवास आदि राशि सीधे आ जाती है। ई गवर्नेंस से सुशासन को बल मिलता है। ये इसके लाभ हो गए। ई गवर्नेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस। G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। G2G यानी सरकार से सरकार। जब सूचना और सेवाओं का आदान प्रदान सरकार की परिधि में होता है, इसे G2G इंटरैक्शन कहा जाता है। यह विभिन्न सरकारी संस्थाओं और राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारी संस्थाओं के बीच और इकाई की विभिन्न स्तरों के बीच कार्य करता है। अब G2C देखते हैं, गवर्नमेंट टू सिटीजन। G2C यानी सरकार से नागरिक। सरकार और आम जनमानस के बीच बातचीत को G2C कहते हैं। यहाँ एक प्रक्रिया सरकार और नागरिकों के बीच स्थापित की गई है, जिससे नागरिक विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच सकते हैं। अगला है G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस। G2B यानी सरकार से व्यवसाय। इसमें गवर्नेंस बिजनेस क्लास को सरकार के साथ सहज तरीके से बातचीत करने में मदद करता है। इसका उद्देश्य व्यापार के माहौल में और सरकार के साथ बातचीत करते समय पारदर्शिता स्थापित करना है। अब G2E देख लेते हैं, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़। G2E यानी सरकार से कर्मचारी। किसी भी देश की सरकार सबसे बड़ी नियोक्ता है और इसलिए वह नियमित आधार पर कर्मचारियों के साथ काम करती है। यह सरकार और कर्मचारियों के बीच कुशलता और तेजी से संपर्क बनाने में मदद करता है। ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन, 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2022 आयोजित हुआ। कब? 26-27 नवंबर 2022 को। ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 26-27 नवंबर 2022 को। कहाँ पे? कटरा, जम्मू कश्मीर में। कटरा, जम्मू कश्मीर में। किसके द्वारा? प्रशासनिक सुधार आयोग, लोक शिकायत विभाग DARPG तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जम्मू कश्मीर सरकार के सहयोग से। विषय क्या था? नागरिकों, उद्योग और सरकार को समीप लाना, ब्रिंगिंग सिटीजन, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट क्लोजर, ये इसका विषय था। ग्राम पंचायतों में ई गवर्नेंस पोर्टल द्वारा दी जाने वाली ऑनलाइन सेवाएं कौन कौन सी हैं? ई नागरिक सेवाएं। ई नागरिक सेवाएं में उपलब्ध सेवाएं निम्नलिखित हैं। आधार कार्ड बनवाने हैं तो आवेदन अथवा उसमें बदलाव करना हो, ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए आवेदन, ऑनलाइन पैन कार्ड के लिए आवेदन, ऑनलाइन आयकर रिटर्न फाइल करना हो, मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना हो या मतदाता सूची में अपना नाम खोजना हो, मनरेगा के अंतर्गत आवेदन। ई शैक्षिक सेवाएं। छात्र किसी भी परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। छात्र अपनी छात्रवृत्ति के लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। छात्र अपनी उच्च शिक्षा के लिए ऑनलाइन ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। ई परिवहन सेवाएं देखते हैं, तो ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग, ऑनलाइन बस टिकट बुकिंग, रेल SMS सेवा, रेल भाड़ा व आरक्षण सुविधा, PNR स्थिति की जाँच आदि। कृषि क्षेत्र में ई गवर्नेंस की ये सेवाएं जो हैं, किसान अपना मुआवजा सीधे अपने बैंक अकाउंट में प्राप्त कर सकते हैं। ये हो गया। बाजार या मंडी में विभिन्न फसलों से संबंधित बाजार भाव का पता कर सकते हैं। मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किए हैं, जिनके माध्यम से किसान मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ई चौपाल देख लेते हैं। ई चौपाल शब्द की जड़ें चौपाल शब्द से निकली हैं, जिसका अर्थ है एक गांव के खुले क्षेत्र में बैठक। भारत एक ऐसा देश है जिसका अधिकांश क्षेत्र ग्रामीण है। किसान फसलों के उत्पादक हैं और नागरिक स्थानीय संगठन व्यक्तियों के समूह उपभोक्ता हैं। लेकिन बीच में एक मध्यवर्ती स्तर है, जिन्हें थोक व्यापारी, खुदरा विक्रेता के रूप में जाना जाता है। मध्यवर्ती स्तर पर व्यक्ति अपना लाभ निर्धारित करता है, जो किसानों और उनकी उत्पादक लागत को प्रभावित करता है। इस पर काबू पाने के लिए इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट, इंडियन टोबैको कंपनी ITC और IDB, इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट और इंडियन टोबैको कंपनी द्वारा ई चौपाल का आरंभ किया गया। ये ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट और इंडियन टोबैको कंपनी के द्वारा ई चौपाल का आरंभ किया गया। इस पहल ने किसानों को मध्यवर्ती संस्थानों की भागीदारी के बिना अपने उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं को बेचने में सहायता की। इससे अंततः किसानों को प्रभावित हुए बिना अपना सही लाभ कमाने में सहायता मिली। ई ग्राम स्वराज पोर्टल। ई ग्राम स्वराज पोर्टल देखते हैं।
ई ग्राम स्वराज पोर्टल को पंचायतों में डिजिटलीकरण को मजबूत करने की दृष्टि से विकसित किया गया है। यह पंचायती राज के लिए एक सरलीकृत कार्य आधारित लेखा अनुप्रयोग है। यह ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट एमएमपी के तहत पंचायत एंटरप्राइज सूट पीईएस के हिस्से के रूप में विकसित अनुप्रयोगों में से एक है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पोर्टल की मुख्य विशेषताएं देखते हैं। पंचायत प्रोफाइल, चुनाव विवरण, निर्वाचित सदस्यों आदि के साथ पंचायत प्रोफाइल को बनाए रखना है। नियोजन, गतिविधियों या कार्यों की योजना बनाने और योजना निर्माण को सुगम बनाता है। प्रगति रिपोर्टिंग, अनुमोदित गतिविधियों की भौतिक और वित्तीय प्रगति को रिकॉर्ड करता है। लेखांकन, कोष पीएमएफएस एकीकरण के साथ कार्य आधारित लेखांकन और निधि व्यय की निगरानी की सुविधा प्रदान करता है। पीएफएमएस संपत्ति निर्देशिका, सभी अचल और चल संपत्तियों को संग्रहित करता है। वेब आधारित और 24/7 उपलब्ध है। तो ये हो गया ई ग्राम स्वराज पोर्टल। ई पंचायत क्या है? 2006 में राष्ट्रीय ई अवतार योजना एनईजेपी 2006 में जो है राष्ट्रीय ई अवतार योजना एनईजेपी के तहत सरकार ने भारत में ग्राम परियोजनाओं में सुधार के लिए कार्यशाला में भर्ती की योजना बनाई। 2018 में इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मिशन मूड प्रोजेक्ट्स एमएमपी को के एक घटक के रूप में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ई पंचायत मिशन शुरू किया गया था। ई पंचायत मिशन का उद्देश्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सांस्कृतिक के व्यापक उपयोग के माध्यम से जन भागीदारी को अंतिम कार्य करने में सक्षम बनाना है। ई पंचायत मिशन मूड प्रोजेक्ट का उद्देश्य, ई पंचायत कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण भारत की ऑफलाइन जानकारी को अद्यतन जानकारी से लॉन्च करना है और इस प्रकार ग्रामों को कंप्यूटरीकृत करने में सक्षम बनाना है। सहायिका का आंतरिक कार्यप्रवाह, व्यवसाय का स्वचालन, सरकारी एजेंसियों की पोस्ट में सुधार, पंचायत एवं क्षमता निर्माण। ई पंचायत मिशन का लाभ, ऐसे राज्य में जहां पंचायत ग्राम पंचायत की सूची पूरी तरह से लागू है, ग्राम पंचायत के बारे में सभी डेटा और जानकारी इंटरनेट के माध्यम से आसानी से प्राप्त की जा सकती है। आंध्र प्रदेश और गोवा जैसे राज्यों में जहां ई पंचायत कार्यक्रम कुछ हद तक लागू हो चुका है, नागरिक कुछ सुविधाओं का लाभ ऑनलाइन उठा सकते हैं। इनमें जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना, संपत्ति कर, पेंशन लाभ, रियायती लाभ, ई स्वास्थ्य देखभाल, ई लर्निंग और ई कृषि विस्तार आदि शामिल है। ई पंचायत स्थापित करने में अग्रणी राज्य तो गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गोवा सहित राज्यों में पंचायत स्तर पर ई पहल की है। परिवार रजिस्टर एवं जन्म मृत्यु पंजीकरण, उत्तर प्रदेश परिवार रजिस्टर नकल 2023। परिवार रजिस्टर व कुटुंब रजिस्टर वह दस्तावेज है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों के नाम लिखे रहते हैं। परिवार में जब भी किसी का जन्म होता है या मृत्यु होती है तो इसकी जानकारी परिवार रजिस्टर में अपडेट कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपको परिवार रजिस्टर की नकल की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके द्वारा किसी भी परिवार के सदस्यों की पहचान का सत्यापन किया जाता है। परिवार रजिस्टर के लाभ, परिवार रजिस्टर का उपयोग बहुत तरह के प्रमाण पत्र बनवाने में होता है। उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए कॉलेज और स्कूलों में छात्रवृत्ति लेने के लिए परिवार रजिस्टर आवश्यक है। उत्तर प्रदेश की सभी सरकारी योजनाओं और नौकरियों के लिए राज्य के नागरिकों के लिए परिवार रजिस्टर आवश्यक है। आय प्रमाण पत्र बनवाने एवं पेंशन का लाभ लेने के लिए परिवार रजिस्टर अति आवश्यक है। उत्तर प्रदेश के सभी नागरिक परिवार रजिस्टर के माध्यम से किसी भी प्रकार के सरकारी कागजात बनवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ही उत्तर प्रदेश परिवार रजिस्टर से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश परिवार रजिस्टर के उपयोग, उत्तर प्रदेश परिवार रजिस्टर का उपयोग राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली कई सेवाओं व योजनाओं, परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की आय निर्धारित करने में, ऑनलाइन घर बैठे परिवार रजिस्टर की कॉपी प्राप्त करने में, बैंक से मृतक का पैसा निकालने या मृतक दावा आदि के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। आवश्यक दस्तावेज एवं पात्रता, उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी ही उत्तर प्रदेश परिवार रजिस्टर के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए नीचे बताए गए सभी दस्तावेज होना अनिवार्य है, आवश्यक है। तो कौन कौन सा दस्तावेज होना चाहिए? आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, मूल निवासी प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रस्तावना देखते हैं। तो जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की प्रचलित प्रणाली में रजिस्ट्रार स्तर पर बहुत अधिक कागजी कार्रवाई करनी होती थी, जिससे रजिस्ट्रार द्वारा सांख्यिकीय प्रतिवेदन भेजने का कार्य प्रभावित होता था। इसके उपाय हेतु भारत सरकार द्वारा आदर्श जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण प्रणाली विकसित की गई, जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश में नई नियमावली 2002 तैयार की गई है, जो राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि 22 मार्च 2003 से प्रभावी है।
ये ध्यान रखिएगा। तो इसके उपाय के लिए भारत सरकार द्वारा आदर्श जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण प्रणाली विकसित की गई है। आदर्श जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण प्रणाली विकसित की गई, जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश में नई नियमावली 2002 तैयार की गई है, जो राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि 22 मार्च 2003 से प्रभावी है। भूमिका: जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के प्रवृत्त होने के पश्चात देश में जन्म मृत्यु तथा मृत जन्म का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य हो गया है। 1969 अधिनियम के अंतर्गत केंद्र तथा राज्य स्तर पर विभिन्न पदाधिकारियों का प्रावधान किया गया है। भारत के महारजिस्ट्रार की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत की जाती है तथा वह राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में जन्मों और मृत्युओं के रजिस्ट्रीकरण और अधिनियम की कार्यविधि से संबंधित मामलों में निर्देशन एवं मार्गदर्शन करने वाले केंद्रीय पदाधिकारी हैं। उन्हें विभिन्न राज्यों में अधिनियम की कार्यविधि के संबंध में केंद्रीय सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। उपरोक्तानुसार उत्तर प्रदेश में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 1976 के स्थान पर संशोधित उत्तर प्रदेश जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2002 निर्मित की गई है, जो कि शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक 22 मार्च 2003 से पूरे उत्तर प्रदेश में प्रभावी है। तो जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 1976 जो है उत्तर प्रदेश का, इसका संशोधित रूप 2002 में जो है किया गया, जो कि 22 मार्च 2003 से पूरे उत्तर प्रदेश में प्रभावी हो गया। जन्म मृत्यु की संशोधित प्रणाली में रजिस्ट्रार स्तर पर प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न प्रपत्र निम्न हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से यहीं से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहेगी। प्रपत्र संख्या 1 में जो है जन्म सूचना पत्र रहेगा। प्रपत्र संख्या 1 जो है जन्म सूचना प्रपत्र। प्रपत्र संख्या 2 मृत्यु सूचना प्रपत्र। प्रपत्र संख्या 3 मृत जन्म सूचना प्रपत्र, यानी कोई बच्चा अगर मृत पैदा होता है तो उसका प्रपत्र संख्या 3 में रहेगा। प्रपत्र संख्या 4 व 4 का, इसमें मृत्यु की चिकित्सकीय प्रमाणन प्रपत्र। प्रपत्र संख्या 5 में जन्म प्रमाण पत्र। प्रपत्र संख्या 6 में मृत्यु प्रमाण पत्र। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। प्रपत्र संख्या 1 में जन्म सूचना पत्र, प्रपत्र संख्या 2 में मृत्यु सूचना पत्र, 3 में मृत जन्म सूचना पत्र, 4 व 4 का में मृत्यु की चिकित्सकीय प्रमाणन प्रपत्र और प्रपत्र संख्या 5 में जन्म प्रमाण पत्र, 6 में मृत्यु प्रमाण पत्र। 1 और 2 में सूचना है और इसमें 5 और 6 में प्रमाण पत्र है, ये ध्यान रखिएगा। और देखते हैं प्रपत्र संख्या 7 में जन्म रजिस्टर। प्रपत्र संख्या 7 में क्या है? जन्म रजिस्टर है। प्रपत्र संख्या 8 में मृत्यु रजिस्टर है। प्रपत्र संख्या 9 में मृत जन्म रजिस्टर। ध्यान रखिएगा, 7 में जन्म रजिस्टर, 8 में मृत्यु रजिस्टर, 9 में मृत जन्म रजिस्टर। प्रपत्र संख्या 10 में अनुपलब्धता प्रमाण पत्र। 11 में जन्म की मासिक रिपोर्ट का सारांश। 12 में मृत्यु की मासिक रिपोर्ट का सारांश। 13 में मृत जन्म की मासिक रिपोर्ट का सारांश। फिर देखिएगा 7, 8, 9 ये तो हो गया जन्म रजिस्टर, मृत्यु रजिस्टर और मृत जन्म रजिस्टर। 10वां जो हो गया अनुपलब्धता प्रमाण पत्र हो गया। अभी 11, 12, 13 देख लेते हैं। तो जन्म की मासिक रिपोर्ट का सारांश, 12 में मृत्यु की मासिक रिपोर्ट का सारांश और 13 में मृत जन्म की मासिक रिपोर्ट का सारांश। प्रपत्र संख्या 1, 2 व 3 के विधिक भाग रजिस्ट्रीकरण के पश्चात क्रमशः प्रपत्र संख्या 7, 8 व 9 कहलाएंगे तथा वार्षिक जल्दसाजी के बाद क्रमशः जन्म मृत्यु व मृत जन्म रजिस्टर होंगे। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण प्रणाली एवं उसकी उपयोगिता। जन्म मृत्यु के अभिलेख से व्यक्ति विशेष की पहचान, नाम, पारिवारिक संबंध, जन्म का स्थान आदि की जो सूचना प्राप्त होती है वह राष्ट्रीयता निर्धारित करने का मुख्य आधार है। जन्म प्रमाण पत्र की स्कूल में प्रवेश हेतु आयु को प्रमाणित करने, रोजगार प्राप्त करने, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने, कानूनी संविदा करने, विवाह आदि के लिए सामान्यतः आवश्यकता होती है। मृत्यु प्रमाण पत्र उत्तराधिकार सिद्ध करने, संपत्ति, बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा के लाभों पर दावे साबित करने के लिए सामान्यतः आवश्यक होते हैं। प्रशासनिक प्रयोजनों में जन स्वास्थ्य के कार्यक्रम, माता व शिशु की प्रसव के बाद की देखभाल करने तथा टीके एवं प्रतिरक्षण टीके लगवाने आदि के कार्यक्रमों के लिए जन्म के रिकॉर्ड के आधार हैं। मृत्यु के रिकॉर्ड संक्रामक तथा महामारी रोगों की व्यापकता और इन्हें रोकने के लिए तत्काल उठाए जाने वाले कदमों के संकेतकों के रूप में उपयोगी हैं। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969। तो जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 एवं राज्य नियम 2.1 भारत में जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है। इस अधिनियम ने लागू होने के दिनांक से संपूर्ण भारत में रजिस्ट्रीकरण प्रणाली के में एकरूपता स्थापित करते हुए जन्म मृत्यु की सूचना और रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 1976 बनाई गई, जो दिनांक 8/1/1977 से संपूर्ण प्रदेश में लागू थी।
इस नियमावली के साथ संलग्न प्रवर्तों पर जन्म मृत्यु और मृत जन्म की घटनाओं की रजिस्ट्रीकरण किया जाता था। इसके नियमों में विलंबित रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया, बच्चे के नाम का अंकन, प्रमाण पत्रों को निर्गत करना, मृत्यु के कारणों का चिकित्सकीय प्रमाणीकरण, प्रविष्टि को ठीक या रद्द करना, अपराधों के प्रशमन की शक्ति तथा अभिलेखों की सुरक्षा एवं रखरखाव, सूचनाओं का संग्रहण, संकलन तथा प्रेषण आदि प्राविधानित था। इसी प्रकार संशोधित जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रणाली में रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया, सूचनाओं का संग्रहण, संकलन व प्रेषण संबंधी नए प्रपत्रों आदि को प्रदेशों में लागू किए जाने में पुराने नियमों में संशोधन की आवश्यकता अनुभव की गई, जिसको संज्ञान में लेते हुए जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण मॉडल नियमावली 1999 को राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप सूक्ष्म परिवर्तन सहित उत्तर प्रदेश जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2002 निर्मित की गई है, जो शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि 22 मार्च 2003 से संपूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रभावी है। उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रीकरण संगठन उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रीकरण संगठन का स्वरूप निम्न है। राज्य स्तर, तो मुख्य रजिस्ट्रार जो है जन्म और मृत्यु उत्तर प्रदेश, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश लखनऊ। अपर मुख्य रजिस्ट्रार, अपर निदेशक राष्ट्रीय कार्यक्रम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश। दूसरा, उप निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश लखनऊ। उप मुख्य रजिस्ट्रार, सहायक निदेशक सांख्याधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश लखनऊ। मंडल स्तर पर अपर मुख्य रजिस्ट्रार, मंडलीय अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। जिला स्तर पर जिला रजिस्ट्रार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर जिला रजिस्ट्रार, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी नगरीय क्षेत्र, जिला पंचायत राज अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में। अन्य स्तर रजिस्ट्रार जो है नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम नगर पालिका परिषद में, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत क्षेत्र। रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रियाएं, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के प्राविधान के अनुसार संपूर्ण देश में स्थानीय रजिस्ट्रार द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के भीतर घटित जन्म और मृत्यु की समस्त घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण किया जाना है। बच्चे के नाम का रजिस्ट्रीकरण बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रीकरण बिना नाम के किया जा सकता है। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2002 के नियम संख्या 10 के प्राविधान के अनुसार रजिस्ट्रार नाम के बिना रजिस्ट्रीकृत किए गए जन्म में बच्चे के नाम की प्रविष्टि उसके माता पिता या संरक्षक की लिखित अथवा मौखिक सूचना के आधार पर रजिस्ट्रीकरण तिथि के 1 वर्ष के भीतर करेगा। भारत से बाहर भारतीय नागरिकों के जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण। दोस्तों, अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आज डाल दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ के आप वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। देख सकते हैं, भारत से बाहर भारतीय नागरिकों के जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण। विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों से संबंधित जन्म और मृत्यु की घटनाओं और का रजिस्ट्रीकरण नागरिकता अधिनियम 1955 एवं तत्संबंधी नागरिकता भारतीय काउंसिल रजिस्ट्रीकरण नियम 1956 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार भारतीय काउंसिल द्वारा किया जाता है तथा जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र निर्गत किए जाते हैं। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 20(2) के अनुसार ऐसे भारतीय दंपति जो भारत में बसने की दृष्टि से वापस आते हैं तो वह अपने बालक बालिका के भारत पहुंचने की तारीख से 60 दिन के भीतर किसी भी समय बालक बालिका के जन्म का रजिस्ट्रीकरण जहां से वे सामान्यतया रहते हैं उस क्षेत्र के स्थानीय रजिस्ट्रार से कराएंगे। गुमशुदा व्यक्ति की मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण। मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण हेतु मृत्यु के दिनांक एवं स्थान की सूचना आवश्यक है, परंतु गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में मृत्यु की सही तिथि व स्थान का निर्धारण नहीं हो पाता है। साधारणतया 7 वर्ष तक जिस व्यक्ति को सुना व देखा न गया हो उसे मृत माना जाता है तथा इस संबंध में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 में कुछ भी नहीं कहा गया है। अतः इस प्रयोजन के लिए न्यायालय में दायर वाद में लिखित अथवा मौखिक साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि व स्थान निर्भर किया जाता है। गोद लिए गए बच्चों का रजिस्ट्रीकरण। रजिस्ट्रीकृत बच्चे के गोद लिए जाने की स्थिति में संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेशानुसार बच्चे के माता पिता का नाम रजिस्ट्रार मूल अभिलेख में संशोधित करते हुए जन्म प्रमाण पत्र जारी करेगा। अपराध दंड और अभियोजन। किसी भी व्यक्ति को 50 रुपये से अनधिक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। यह वह का धारा 8 व 9 के अंतर्गत अपेक्षित जानकारी नहीं देता है अथवा दिलवाता है जिसे वह जानकारी अथवा विश्वास करता है। तो किसी भी व्यक्ति को 50 रुपये से अनधिक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है यदि वह पहला
धारा 8 व 9 के अंतर्गत अपेक्षित जानकारी नहीं देता अथवा दिलवाता है जिसे वह जानता अथवा विश्वास करता है कि वह विशिष्टियाँ जिन्हें जानना अथवा राष्ट्रीयकृत किया जाना अपेक्षित है मिथ्या है, अथवा दूसरे में है धारा 11 द्वारा अपेक्षित रूप से रजिस्टर में अपना नाम, वर्णन और निवास स्थान लिखने या अपना अंगूठा लगाने से इनकार करता है। दूसरा, कोई रजिस्ट्रार अथवा उप रजिस्ट्रार जो अपनी अधिकारिता में होने वाले किसी जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण में या धारा 19 की उपधारा 1 द्वारा अपेक्षित विवरणियों भेजने में उपेक्षा करेगा अथवा उससे इनकार करेगा वह 50 रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगा। अगला है, कोई भी चिकित्सा व्यवसायी जो धारा 10(3) के अधीन मृत्यु के कारण व का प्रमाण पत्र देने से में उपेक्षा अथवा उससे इनकार करता है वह 50 रुपये तक के जुर्माने से दंडित होगा। भारत का महारजिस्ट्रार केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति को भारत के महारजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त कर सकेगी। तो महारजिस्ट्रार की नियुक्ति जो है केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति को भारत के महारजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त कर सकती है। केंद्रीय सरकार ऐसे अन्य अधिकारी भी ऐसे पदनामों से जैसे वह ठीक समझे महारजिस्ट्रार के इस अधिनियम के अधीन ऐसे कृत्यों के जिनका निर्वहन करने के लिए वह उन्हें समय समय पर प्राधिकृत करे महारजिस्ट्रार के अधीक्षण और निर्देशन के अधीन निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए नियुक्त कर सकेगी। महारजिस्ट्रार उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के विषय में मुख्य रजिस्ट्रारों के क्रियाकलाप के समन्वय और एकीकरण के लिए कदम उठाएगा और उक्त राज्य क्षेत्रों में इस अधिनियम के कार्यान्वयन विषयक वार्षिक रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा। मुख्य रजिस्ट्रार राज्य सरकार शासकीय राजपत्र के अधिसूचना द्वारा किसी राज्य के लिए एक मुख्य रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी। राज्य सरकार ऐसे अन्य अधिकारी भी ऐसे पदनामों से जैसे वह ठीक समझे मुख्य रजिस्ट्रार के ऐसे कृत्यों का जिनका निर्वहन करने के लिए वह उन्हें समय समय पर प्राधिकृत करे मुख्य रजिस्ट्रार के अधीक्षण और निर्देशन के अधीन निर्वहन करने के प्रयोजन से के लिए नियुक्त कर सकेगी। राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के यदि कोई हो अध्याधीन रहते हुए मुख्य रजिस्ट्रार किसी राज्य में इस अधिनियम के उपबंधों और तदाधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के निष्पादन के लिए मुख्य कार्यपालक प्राधिकारी होगा। जिला रजिस्ट्रार राज्य सरकार प्रत्येक राजस्व जिले के लिए एक जिला रजिस्ट्रार और उसके अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी जितने वह ठीक समझे और जो जिला रजिस्ट्रार के साधारण नियंत्रण और निर्देशन के अधीन रहते हुए जिला रजिस्ट्रार के ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेंगे जिनका निर्वहन करने के लिए जिला रजिस्ट्रार उन्हें समय समय पर प्राधिकृत करे। मुख्य रजिस्ट्रार के निर्देशन के अधीन रहते हुए जिला रजिस्ट्रार जिले में जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण का अधीक्षण करेगा तथा इस अधिनियम के उपबंधों और मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों का निष्पादन जिले में करने के लिए उत्तरदायी होगा। रजिस्ट्रार राज्य सरकार नगर पालिका, पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर का क्षेत्र समाविष्ट करने वाले प्रत्येक स्थानीय क्षेत्रों के लिए या किसी अन्य क्षेत्र के लिए या उनमें से 2 या अधिक के समुच्चय के लिए एक रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी, परंतु राज्य सरकार किसी नगर पालिका, पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकारी की दशा में उसके किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त कर सकेगी। अगला है, प्रत्येक रजिस्ट्रार इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में धारा 8 या 9 के अधीन उसे दी गई इत्तला, फीस या नाम के बिना दर्ज करेगा तथा अपनी अधिकारिता के भीतर होने वाले प्रत्येक जन्म और प्रत्येक मृत्यु के विषय में स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए पूरी सावधानी से कदम उठाएगा तथा रजिस्ट्रीकरण के लिए अपेक्षित विशिष्टताओं के अभिनिश्चयन और रजिस्ट्रीकरण के लिए कदम उठाएगा। प्रत्येक रजिस्ट्रार का कार्यालय उस स्थानीय क्षेत्र में होगा जिसके लिए वह नियुक्त किया गया हो। प्रत्येक रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए अपने कार्यालय में ऐसे दिनों और ऐसे समयों पर जिनका मुख्य रजिस्ट्रार निर्देश दे हाजिर रहेगा। उत्तर प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2002 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। यह नियमावली उत्तर प्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2002 कही जाएगी। यह सरकारी गजट में अधिसूचित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी। परिभाषाएं, इस नियमावली में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो का अधिनियम का तात्पर्य जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 से है। प्रारूप का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रारूप से है। धारा का तात्पर्य अधिनियम की किसी धारा से है। गर्भावधि का समय, धारा 2 की उपधारा 1 के खंड 6 के प्रयोजन के लिए गर्भावधि 28 सप्ताह होगी। धारा 4(4) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करना, धारा 4 की उपधारा 4 के अधीन रिपोर्ट इस नियमावली के से संलग्न विहित प्रारूप में तैयार की जाएगी और धारा 19 की उपधारा 2 में निर्दिष्ट सांख्यिकीय रिपोर्ट के साथ प्रत्येक वर्ष के लिए जो इस वर्ष के पश्चात आए
जिससे रिपोर्ट संबंधित है मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी। जन्म और मृत्यु की सूचना देने के लिए प्रारूप आदि। क्रमशः जन्म, मृत्यु और मृत जन्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए यथास्थिति धारा 8 या धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रार को दी जाने के लिए अपेक्षित सूचनाएं प्रारूप संख्या 1, 2 और 3 में होंगी। यदि सूचना मौखिक रूप से दी जाती है तो रजिस्ट्रार द्वारा उसे समुचित प्रारूप में दर्ज किया जाएगा और सूचनादाता के हस्ताक्षर या उसके अंगूठे का निशान प्राप्त किया जाएगा। वाहन में जन्म अथवा मृत्यु। किसी सचल वाहन में जन्म या मृत्यु होने के संबंध में वाहन का भार साधक व्यक्ति विराम के प्रथम स्थान पर धारा 8 की धारा 1 के अधीन सूचना देगा या दिलवाएगा। ऐसी मृत्यु की दशा में जो धारा 8 की धारा 1 के खंड का से ऋणा के अंतर्गत नहीं आती है, जिसमें मृत्यु की समीक्षा की जाए, वह अधिकारी जो मृत्यु की समीक्षा करता है धारा 8 की धारा 1 के अधीन सूचना देगा या दिलवाएगा। तो दोस्तों ये चैप्टर जो है इसकी थियरी समाप्त हुई। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इसका जो है PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसका PDF वहाँ से आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।